हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। सीबीएसई, यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान बोर्ड, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी स्टूडेंट्स, इन कोर्सेज के लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाएं। इसके बाद अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो इनके लिंक्स भी आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ई नोट्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में और काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट्स के साथ मौजूद हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इनकी सारी की सारी जानकारी डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर ज़रूर से ज़रूर क्लिक कीजिए स्टूडेंट्स, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के चैप्टर पे। हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, और इसका टाइटल है डीप वाटर, और आज हम कवर करेंगे इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो चलिए जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम जाने चैप्टर के बारे में, हम जानते हैं कि इसे लिखा किसने है। तो स्टूडेंट्स, इसे लिखा है विलियम डगलस ने। विलियम डगलस एक बहुत ही शानदार राइटर रहे हैं। ऑब्वियसली तभी तो आपके 12th क्लास के बोर्ड सिलेबस के अंदर इनका लिखा हुआ एक चैप्टर है। लेकिन इनकी राइटिंग स्टाइल जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपका जो सिलेबस है इस बार जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें सारे के सारे चैप्टर्स या तो ऑटोबायोग्राफी से मतलब कुछ ट्रू इवेंट्स पे आधारित हैं, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल हैं, या ऑटोबायोग्राफी है उसका एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट क्या होता है? बेसिकली अंश। यानी अगर कोई बुक लिखी हुई है, उस बुक में से कोई अंश अगर लिया गया हो तो उसे एक्सर्प्ट कहा जाता है, राइट? एक्सपर्ट नहीं, एक्सर्प्ट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये भी ट्रू इवेंट्स पे ही आधारित है, ठीक है। तो विलियम डगलस का जन्म कब हुआ था? 1898 में, और इनकी डेथ हुई थी 1980 में। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इनके बारे में और जानते हैं। ही वॉज बॉर्न इन मेने, मिनेसोटा। ये एक यूएस स्टेट है स्टूडेंट्स। After graduating with a Bachelor's of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. अब याकिमा अगेन एक जगह है, और यहाँ पर इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और उसके बाद 2 साल उन्होंने पढ़ाया भी, राइट? टीचिंग का जॉब भी किया। The following excerpt, this is excerpt, right students? This is excerpt. Is taken from Of Men and Mountains by William O. Douglas. यानी इन्हें कभी भी, इसको कभी भी डुगलास या डॉगलास नहीं बुलाएंगे, डगलस ही कहेंगे, राइट? तो यहाँ पर ये जो बुक इन्होंने लिखी है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस, ये जो बुक है इस बुक का एक अंश है, एक एक्सर्प्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मीनिंग समझ में आ गया है। अब अपने मुंह पर ये जो वर्ड है बिल्कुल एकदम अपने मुंह पर चढ़ा लीजिए, एक्सर्प्ट ही बोलना है आपको, ताकि अच्छे से ये वर्ड आपको याद हो जाए, राइट? It reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. अब यहाँ बेसिकली बताया गया है कि अपनी बुक के अंदर इन्होंने, डगलस ने किस बारे में बताया है? अपने एक डर के बारे में, जो कि किससे है? पानी से। यानी इनको पानी से बहुत डर लगता है कि वो डूब ना जाए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ग्लास में भरे हुए पानी से डर लगने लग जाता है कि अरे मैं पीऊँगा तो कहीं डूब ना जाऊँ, ऐसा नहीं। लेकिन जैसे समुद्री पानी हो गया, या कह सकते हैं कि नदियों का पानी, इस तरीके का पानी जिसमें डूबा जा सके, है ना? स्विमिंग पूल हो गया। तो इस चीज़ का इन्हें डर है कि अगर स्विमिंग पूल में एक बार ये डूबते डूबते बचे थे, लगभग इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल, लगभग डूब ही गए थे। और यही जो डर है वो धीरे, उस डर से वो कैसे उभरे, किस तरीके से बचे, और इस ऐसे में इसी बारे में बात होती है, और फाइनली कैसे इस डर से वो उभर पाए। और ये जो एक ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है, राइट, इस सिलेक्शन का, यानी इनकी जो बुक है उसका ये एक ऑटोबायोग्राफिकल हिस्सा है, ठीक है, और इज़ यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फेयर। अब ये डर के बारे में जो भी बात बताते हैं, फोबिया जो है उसके बारे में जो भी बात बता रहे हैं, उसके बारे में इस अंश में हमें पता चलेगा कि फोबिया क्या है, घबराहट क्या होती है, डर क्या होता है, राइट स्टूडेंट्स? आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और अब देखते हैं इसका चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन।
It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. अब जैसे इस बुक के अंदर से एक्सर्प्ट लिया गया है, और बुक क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी आत्मकथा है। आत्मकथा क्या होता है स्टूडेंट्स? जो अपने बारे में जिसमें बताया जाता है। तो हम आई कर लिखते हैं जब भी आत्मकथा लिखते हैं। तो यहाँ आई का यही मतलब है कि विलियम डगलस अपने बारे में बात कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि जब वो 10 या 11 साल के थे तब की एक घटना के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, यानी तैरना सीखना चाह रहे थे। There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. अब ये YMCA क्या है? Young Men's Christian Association। अब ये एक ऐसी एसोसिएशन, या ये कह सकते हैं जैसे क्लब्स होते हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे क्लब्स होते हैं जहाँ पर स्विमिंग पूल्स होते हैं, कुछ एसोसिएशंस होती हैं, ग्राउंड्स होते हैं, राइट, जहाँ पे स्विमिंग पूल या फिर दूसरे स्पोर्ट्स जो हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो ऐसी एक एसोसिएशन है जहाँ पे याकिमा में है ये। याकिमा क्या है? अ प्लेस इन वॉशिंगटन, यूएसए में, यानी अगेन एक यूएस प्लेस है। तो यहाँ पर ये एसोसिएशन जो है वो स्विमिंग पूल, वो अपॉर्चुनिटी देती है जहाँ पर स्विमिंग सीखी जा सके। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। ट्रेचरस का मतलब क्या होता है? जिसे कह सकते हैं विश्वासघाती एक तरीके से। एक्चुअली इसका मतलब होता है डेंजरस, मतलब बहुत ख़तरनाक है। इट्स नॉट दैट ईजी। अब आपकी बुक में एक छोटा सा मैप भी दिया गया है। अब यहाँ देखिए, ये है याकिमा एंड दिस इज़ द रिवर, राइट। दिस इज आगे भी है, ठीक है, बट दिस इज़ द मेन रिवर। और ये नदी ख़तरनाक है काफ़ी। इट्स नॉट दैट ईजी, यहाँ मुश्किल है। और मैं एक चीज़ आपको यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स, अगर आपको स्विमिंग पूल में तैरना आता है, इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि आप समंदर में तैर सकते हैं या नदियों में या तालाबों में भी तैर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि गहराई, स्विमिंग करने का एक बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं स्विमिंग के अंदर। गहराई का अंदाज़ा होता है, और स्विमिंग पूल जो है वो उतना डेंजरस नहीं होता है जितनी नदियाँ या तालाब ही हम मान सकते हैं, राइट, जितने ख़तरनाक ये होते हैं। तो हमेशा ये मानकर चलें कि ये एक तरीके से एडवाइस मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ, एक कॉशियस अलर्ट, सावधानी, कि अगर आपको स्विमिंग पूल में चाहे कितना भी बेहतरीन तैरना आता हो, कभी भी ये सोचकर किसी भी नदी झरने में कूदने की ज़रूरत नहीं है कि पूल में तैरना आ गया तो या तो हम झट से तैर सकते हैं। नो, कभी भी इस तरीके से, मतलब सतर्क रहना हमेशा ज़रूरी होता है, हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है, राइट स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। अब यहाँ पर जो डगलस की मदर है वो हमारी मदर से अलग नहीं है। मतलब जब 10 साल या 11 साल के डगलस जब स्विमिंग सीखने की इच्छा जाहिर करी, तब इनकी मदर ने क्या कहा कि वो जितने भी किस्से हुए हैं कि कोई सीखने के लिए गया था, वो तो पानी में डूब गया, या कोई उस झरने में गया था, फिर वहाँ पर जो नदी बह रही थी उसमें डूब गया, जितने भी पुराने किस्से होते हैं, जो कोई कहीं डूबा हो या कुछ, वो सारे किस्से तरोताज़ा कर देती हैं मदर्स, राइट। ये मेरा एक्सपीरियंस भी एक रहा है कि जब मैं भी छोटी थी और स्विमिंग सीखने का शौक़ रखती थी, तो मेरी मदर भी यही करती थी कि न्यूज़पेपर अगर पढ़ेंगी तो उसमें भी ये किस्सा ज़रूर बताएंगी कि आज वहाँ कुछ लोग गए थे, वो वहाँ डूबकर मर गए, इतने लोग डूब के मर गए। नाउ ये जो न्यूज़ है वो न्यूज़ अच्छी नहीं है, बट जिस मौके पर बताई जाती है कि तब ऐसा हादसा हो गया, वैसा हादसा हो गया, तो ऑफकोर्स आपके पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है, आपको लेकर घबराते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर ही बताना चाह रही हूँ कि मदर्स का जो एक इमोशन होता है ना अपने बच्चों के प्रति, वो सारी मदर्स का वो इमोशन सेम होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन ये जो याकिमा एसोसिएशन वाला जो पूल था वो सही था, उसमें इतना मतलब कुछ घबराने वाली बात नहीं थी, वो इतना गहरा नहीं था बेसिकली। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। मतलब सिर्फ शैलो एंड कौन सा होता है? जो कम गहरा एंड होता है। यानी अगर मैं स्विमिंग पूल यहाँ पर बेसिकली बनाऊँ तो स्विमिंग पूल इस तरीके से बराबर ऐसे नहीं होता। बेसिकली स्विमिंग पूल होता है ये पानी का इट्स द सरफेस है, ऊपरी हिस्सा, और फर्श जो होता है ना, निचला हिस्सा, वो कुछ इस तरीके का होता है कि यहाँ कम गहरा, फिर ज़्यादा, फिर बढ़ता और यहाँ सबसे ज़्यादा गहरा। तो ये हिस्सा शैलो हिस्सा कहलाता है,
राइट स्टूडेंट्स, आई होप इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पर 2-3 फीट गहरा ही था तो सेफ था, मतलब 2-3 फीट गहरे में तो कोई नहीं डूबेगा ना, ये तो इतना तो यकीन ही था हमारे डगलस को। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। और जहाँ से जो मैंने अभी जो पिक्चर आपको ये बनाकर दिखाई, यहाँ पे करीब यहाँ से 2 फीट या 3 फीट लगभग गहरा है, ये मान सकते हैं। और ये हिस्सा जो है ना, यहाँ से 9 फीट गहरा है। तो और ये ग्रेजुअल है, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे गहराई बढ़ती है, ऐसा नहीं एक झटके में कि थोड़ी देर तक 2 फीट है और धप से फिर 9 फीट गहरा, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे जो है ये गहराई बढ़ रही है। तो इट्स सेफ, रिस्क नहीं है। आई गॉट ड्रॉप, यहाँ वो गहराई ही है। ड्रॉप क्या है? स्लोप फ्रॉम द शैलो एरिया टू द डीप एरिया। जो स्लोप है, ये जो गहराई जो ये है, दिस इज स्लोप ओनली ना, ढलान भी कहते हैं। I got a pair of water wings and went to the pool. ये water wings क्या होते हैं? A pair of inflatable waterproof bags designed so that one can be attached to each arm, especially of a child learning to swim. आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, आप दोनों बाजुओं में ऐसे प्लास्टिक का सा पहन कर रखते हैं, ठीक है, ताकि डूबे नहीं। जैसे ट्यूब भी होती है, ऐसे वो सर्कुलर ट्यूब भी होती है ना, वो भी पहनते हैं। लाइफ जैकेट भी पहनते हैं, लेकिन लाइफ जैकेट पहन के तैर तो नहीं सकते हैं ना, और ना ही ट्यूब पहनकर तैर सकते हैं। तो जो तैरने के लिए ये जो विंग्स होते हैं, वाटर विंग्स जो होते हैं, वो सबसे सही रहते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी फिर काम कर पाती है सीखने पर, राइट। I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. Skinny legs का मतलब बहुत ही पतले। अब यहाँ पर जो डगलस है, ऑल्दो 10-11 साल का ही है, लेकिन इतने छोटे बच्चे भी अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट तो होती है ना सबकी, कि अगर डांटना है तो डांटो, पीटना है तो पीटो, लेकिन सबके सामने नहीं। ये सेल्फ रिस्पेक्ट, इतना इज्जत का ख्याल तो इतने छोटे बच्चों को भी होता ही है। हमारी डगलस के साथ भी ऐसा ही था। ये इतने ज़्यादा दुबले पतले थे, और इनके जो पैर थे, टांगे कहना चाहिए, कि टांगे इतनी पतली थी कि उनको सामने, मतलब उन्होंने जब वो यूनिफॉर्म जो एक्चुअली स्विम सूट होता है, नॉट यूनिफॉर्म, स्विम सूट अपना पहना, तो उनको बहुत शर्म आ रही थी सबके सामने कि इतनी पतली सी टांगे हैं। लेकिन इन्होंने अपना ये जो आत्मसम्मान है उसको थोड़ा किनारे रखते हुए और फिर भी वो पूल की तरफ बढ़े। यहाँ पर देखिए, प्राइड क्या है? यही सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। सबड्यूड को का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा साइड में, यहाँ पर तो मतलब है कि एक किनारे रख दिया आपने, मतलब ध्यान ना देना उस चीज़ पे। बेसिकली टू ओवरकम, यानी किसी चीज़ पे अपनी विजय पा लेना, फॉर गॉड से, कि उस पर ध्यान ना देके और उसको कंट्रोल कर लेना कि हाँ ठीक है, चलो अब स्विमिंग करना अगर सीखना ही है तो ये तो करना ही पड़ेगा। स्विमिंग कॉस्ट्यूम में ही मैं कर सकता हूँ, टी शर्ट या लोअर पहन के तो स्विमिंग सीख नहीं सकता, उसके अंदर तो मुझे स्विम सूट ही पहनना पड़ेगा। तो स्विम सूट में अपने वो चले गए वहाँ पर, और उन्होंने सोचा कि अब ठीक है, जो भी ये देखा जाएगा, चलते हैं। आगे क्या होता है? फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। एवर्जन का क्या मतलब होता है? कोई चीज़ जब पसंद नहीं होना, उससे एक दूरी बनाए रखने की जब हम कोशिश करते हैं, दैट इज़ नोन एज एवर्जन। इसका मीनिंग भी दिया है डिसलाइक, मतलब कोई चीज़ पसंद नहीं करना, है ना। तो ये एवर्जन है कि शुरुआत से ही मुझे व्हेन आई वॉज इन इट, जब भी मैं पानी में होता हूँ तो मुझे वो पसंद नहीं है, मतलब पानी में होना मैं पसंद नहीं करता शुरू से ही। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। अब यहाँ हुआ क्या कि ये शुरू से, जब ये 3 या 4 साल के थे, तब उन्हें एक बीच पर लेकर गया, समंदर किनारे लेकर गया। कहाँ पर? कैलिफोर्निया में। इनके पिता उनको लेकर गए थे। He and I stood together in the surf. I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. अब यहाँ हुआ क्या? ये सर्फिंग करने गए थे। सर्फिंग एक तरीके का स्पॉट, एक एक्टिविटी होती है, वाटर एक्टिविटी होती है। क्या होता है? एक तरीके का जो सर्फ होता है वो समथिंग लाइक दिस, आपने इस तरीके से, ये होता है एक तरीके का प्लेटफॉर्म सा होता है, जिस पे खड़े रह के पानी के ऊपर एक स्पीड में चलते हैं, ठीक है। ये तैरती सी है पानी के ऊपर। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। अगर आपने कई बार ये, जैसे ये लहरें हैं, अगर ये हम इसको लहरें कहें, तो कई बार इस पर लहरों के ऊपर सर्फ भी करते हैं, तो ये आपने ज़रूर ये देखा होगा, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज सर्फिंग। इसे सर्फ भी कहा जाता है, जो ये प्लेटफॉर्म नीचे होता है, इसे सर्फ भी कहा जाता है। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ही कॉमनली किया जाता है,
ठीक है। अक्सर जो फैमिली मेम्बर्स हैं अपने पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को लेकर जाते हैं और शुरुआत से ही बचपन से ही उनको सिखाते हैं सर्फिंग करना। इसका ये भी कारण है कि वो उनके अंदर ये पानी का डर, मतलब बचपन से ही स्विमिंग एक्टिविटीज़ जो है इसके अंदर इन्वॉल्व रखते हैं ताकि बच्चे जो हैं एक्टिव रहें, राइट। तो ये काफ़ी कॉमन है। ये जो मैंने ये बनाया है ना, ये हमारा समुद्री वेव है। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है। ये मेरी अभी तक मेरे को लग रहा है मेरी ड्राइंग कंपैरेटिवली थोड़ी ठीक होती जा रही है, राइट। चलिए, होपफुली समझ में आया है ये आपको, राइट। तो सर्फिंग, यही देखिए, वेव ऑफ द सी, तो वो वेव ऑफ द सी लहर है, येस, बट इट्स नॉट जस्ट अ लहर, पूरी एक्टिविटी होती है सर्फिंग, ठीक है। आई हंग ऑन टू हिम, अभी 3-4 साल के तो था ही, छोटा सा बच्चा था, तो एकदम पापा से अपनी लिपट कर एकदम उस पर सर्फ कर रहा था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, नॉक्ड मी डाउन का मतलब थ्रू हिम डाउन, फेंक दिया एकदम, फेंक दिया एकदम। तो यहाँ ये बताया कि मैंने अच्छे से पकड़ा हुआ था पापा को, लेकिन इतनी तेज़ लहर आई कि उसके फोर्स से मैं पानी में गिर गया, राइट। एंड स्वेप्ड ओवर मी, और वो जो पानी है मेरे ऊपर एकदम पानी में चला गया, पानी मेरे ऊपर आ गया बुरी तरह। तो उसे, इतना छोटा बच्चा है, उसे तो ये लगा कि मैं अब डूब ही जाऊँगा। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं मतलब डूब ही गया था, धंसा हुआ था पानी के अंदर, निकल ही नहीं पा रहा था बिल्कुल। माई ब्रेथ वॉज गॉन, आई वॉज फ्राइटेंड, मेरी सांस भी एकदम रुक गई। क्या है, अचानक से आप पानी में जाते हो और बिल्कुल भी जब स्विमिंग नहीं आती हो ना, तो आपको ये नहीं समझ में आता कि उस पानी से आप बाहर कैसे निकलोगे, ये काफ़ी डर लगता है ऐसे में। और जब आप ऊपर भी आ रहे हो ना पानी के, उस समय भी ऐसी सी फीलिंग आती है कि अभी भी पानी के नीचे ही जा रहे हो, और सांस पे आपका कंट्रोल उतना होता नहीं है, तो वो भी चला जाता है। तो ना सांस आ रही है, पानी के अंदर हो, समझ नहीं आता क्या करें। अब 3-4 साल के बच्चे के साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वो तो बुरी तरह से डर ही जाएगा ना। तो फ्राइटेंड का मतलब यही होता है स्टूडेंट्स, डर जाना खतरनाक तरीके से, राइट। फादर लाफ्ड बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। अब यहाँ क्या हुआ, जो पापा हैं वो ये सारी सिचुएशन देखकर काफ़ी हंसने लग गए, इसके डगलस के जो पिता हैं। अब ये इस 3-4 साल के बच्चे के लिए तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी, बट एज सच ये एक फ़नी सिचुएशन ही थी कि पानी में हिचकोले खा रहा है बच्चा, क्योंकि यहाँ इस पिता को मालूम है कि ये इतना कुछ रिस्की फैक्टर नहीं है। ये बहुत नॉर्मल है कि जब हम स्विमिंग करने जाते हैं, पूल में होते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो वहाँ होती रहती हैं, तो नॉट एवरीथिंग इज़ रिस्की। इट वॉज फनी, मजाक ही हो रहा था। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। ओवरपावरिंग का मतलब क्या है कि वो इतनी खतरनाक वेव्स थी। तो ऑल तो पापा तो हंस रहे थे, लेकिन मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि मैं तो अब बचने से रहा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। और वेव्स इतनी खतरनाक थी, बच्चा इतना छोटा सा, उसको समझ नहीं आया अब मैं क्या करूं और कैसे अपने आप को बचा। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. अब यहाँ क्या हुआ स्टूडेंट्स की जो YMCA ये जो याकिमा एसोसिएशन का जो स्विमिंग पूल है, सारी पुरानी जो ये यादें हैं डगलस की, उन सबको रिवाइव कर दिया, यानी फिर से तरोताज़ा कर दिया। रिवाइव का मतलब है कि वो सारी बीती हुई यादें ना फिर से एकदम तरोताज़ा हो जाना, ब्रॉड बैक टू माइंड, दिमाग में फिर से आ जाना कि अरे मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था। कई बार होता है ना, चाहे अच्छी मेमोरीज़ हो, बैड मेमोरीज़ हो, कैसी भी मेमोरीज़ हो, वो फिर से दिमाग में आ जाती हैं, राइट। बट इन अ लिटल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे फिर से कॉन्फिडेंस आया। आई गैदर्ड सम कॉन्फिडेंस कि हाँ नहीं कर लेंगे, कोई बात नहीं है। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम। एपिंग का मतलब है कॉपिंग, मतलब यहाँ नॉट चीटिंग, यानी देख देख कर बेसिकली सीखने की कोशिश कर रहा है। क्या हुआ, पानी में गया, वहाँ पर धीरे धीरे हाथ पैर मार के स्विम करने की कोशिश कर रहा है, और बाकी जितने लड़के या जितने भी लोग यहाँ पर अभी पूल में हैं, वो किस तरीके से स्विम कर रहे हैं उन्हें देखकर हाथ पैर चलाने की कोशिश कर रहा है और स्विम करने की कोशिश कर रहा है। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. अब हुआ क्या, to feel at ease मतलब थोड़ा सा रिलैक्स होने लगना कि हाँ चलो ये काम हो जाएगा। टू फील कंफर्टेबल हो जाना कि हाँ अब ये मैं शायद कर पाऊँगा ये। तो क्या हुआ, 2-3 दिन लगातार उसकी यही एक्सरसाइज चलती रही डगलस की। वो हाथ पैर चलाने की कोशिश करता रहा और उसे कुछ दिनों बाद ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं सीख पाऊँगा, राइट।
जैसे ही कॉन्फिडेंस आया तभी वो एक दुखद घटना, एक अनफॉर्चुनेट घटना जो है ऐसी हो गई जहाँ वापस से उसका जो कॉन्फिडेंस है पानी में जाने का वो हिल गया। अब वो क्या था? I went to the pool when no one else was there. The place was quiet, right? तो क्या हुआ? ये पूल पर गया, स्विमिंग पूल पे गया और वहाँ पर कोई भी था नहीं, मतलब खाली था पूल, राइट? और बहुत ही सन्नाटा था, प्लेस बहुत ही ऐसे क्वाइट, एकदम सन्नाटेदार थी। The water was still and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, जो स्विमिंग पूल का पानी एकदम जब ठहरा हुआ है, एकदम शांत होता है, तो कई बार बहुत घबराहट होती है उसको देख के, टू बी ऑनेस्ट। जैसे नदियों का बहता हुआ पानी मान लीजिए, ये बहुत ही म्यूज़िकल साउंड की तरह होता है। इनफैक्ट अगर पोएट्स भी या गाने भी अगर होते हैं, जैसे फिल्मों के गाने होते हैं, उसमें भी इस म्यूज़िक को यूज़ किया जाता है और इसका कंपैरिजन, पानी के बहने का जो कंपैरिजन है वो भी हमेशा पॉजिटिव और अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ किया जाता है। लेकिन वो सेम आवाज़, वो सेम बहता हुआ पानी अगर एकदम सन्नाटे में है, एकदम रात के अंधेरे में, तो वही पानी बहुत ही खौफनाक लगता है, डर लगता है उससे। ये पानी का एक नेचर है और ये प्रकृति का भी एक नेचर है, यानी प्रकृति का मूड है, आपको कब डरा दे कोई भरोसा नहीं, राइट? तो यहाँ पर इतना पानी ठहरा हुआ था और उसकी एकदम साफ़ सुथरा पानी था कि जो बॉटम में जो टाइल्स लगी, स्विमिंग पूल में बॉटम में टाइल्स जो लगी रहती हैं, वो इतनी सफ़ेद थी कि मानो बाथ टब हो, एकदम बाथ टब जैसी नीट एंड क्लीन। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। टिमिड का मतलब होता है कि थोड़ा सा घबराना, डर लगना। तो आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। अब पानी में अकेले जाने में तो डर लग रहा था, तो इसने क्या किया कि जब तक बाकी बच्चे या बाकी जितने भी लोग हैं ना आ जाएं, तो वो वहीं किनारे पर बैठ गया पूल के और वेट करने लगा कि जब बाकी आ जाएंगे तो साथ में ही पूल में जाएंगे। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. अब ये bruiser क्या है students? A person who is tough and aggressive and enjoys a fight or argument. Basically जैसे slang languages में, slang languages यानी बोलचाल की भाषा में bully भी कहा जाता है, यानी ऐसे लोग जो जानबूझ के दूसरों को परेशान करते हैं। कई बार चलते चलते अननेसेसरी टीज़ करने शुरू कर देते हैं, कुछ इस तरीके का कमेंट पास करेंगे कि सुनने वाले को गुस्सा आ जाए, लड़ाई झगड़ा भी कई बार हो जाए। ऐसा ही एक 18 साल के करीब का जो लड़का था, वो अचानक से आया, बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था डगलस, और डगलस अभी छोटा भी था, 10-11 साल का ही था, और ये लगभग 18 साल का लड़का, और ये आया। He had thick hair on his chest, मतलब उसकी जो चेस्ट के हेयर थे वो काफ़ी थिक थे। ये बता रहा है कि किस तरीके का, उसकी कद काठी कैसी है, बेसिकली उसका फिजिकल अपीयरेंस बता रहा है यहाँ पर। He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi skinny, how would you like to be ducked?" अब इसका क्या मतलब हुआ, हम पहले वो कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं। स्पेसिमेन का मतलब होता है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल या सैम्पल के तौर पे कुछ जब यूज़ करते हैं तो एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि वो काफ़ी दिखने में अच्छा था और काफ़ी मस्कुलर था, यानी स्ट्रॉन्ग था। तो फिज़िकली जो है, फिज़िकली वो एक अच्छा उदाहरण था। फिज़िकली अच्छा उदाहरण का मतलब ये है कि दिखने में वो काफ़ी अच्छा था, स्ट्रॉन्ग लग रहा था। उसके बाद विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स। रिपलिंग मसल्स का यहाँ ये मतलब है एकदम कसी हुई जो नसें होती हैं, यानी उसके हाथ पैर की जो नसें थी वो एकदम, मतलब अच्छी बॉडी थी उसकी, तो एकदम मसल्स एकदम तनी हुई, राइट? ही येल्ड, और वो ज़ोर से बोला। क्या बोलता है? हाय स्किनी। स्किनी का क्या मतलब है, किसको बुला रहा है? स्किनी कौन है यहाँ पे? हमारा दुबला पतला डगलस ही तो स्किनी है, उसको कहकर एक तरीके से चिढ़ा रहा है। खुद तो इसकी बॉडी फिजिकल फिटनेस काफ़ी अच्छी है इस लड़के की, 18 साल का ब्रूज़र, इज़न्ट इट? ये तो अच्छा स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली फिट है, लेकिन 10-11 साल का छोटा बच्चा, उसको क्या आप फिजिकली बोलोगे कि इतना स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारे मसल्स कैसे हैं, छोटे ही तो हैं। तो यहाँ पर उसको कह के बुलाता है स्किनी। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड? डक्ड का मतलब होता है पुश और प्लांट समवन अंडर वाटर, यानी अगर तुम पानी में डूबकर तुम्हें कैसा लगेगा, बेसिकली ये कह रहा है कि यहाँ पर अगर मैं तुम्हें धक्का दे दूँ, तुम पानी में गिर जाओ, तो कैसा रहेगा तुम्हारे लिए, मज़ा आएगा? तो
ये इस तरीके की एक बात कर रहा है, अननेसेसरी ऐसा कॉन्वर्सेशन छेड़ रहा है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। सुनने वाले को या तो वो डर जाएगा कि कहीं मुझे पानी में धक्का ना दे दे, या फिर सुनने पर कई बार गुस्सा आ जाता है तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ये एक अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन है जिसकी वजह से सिचुएशन फालतू में नेगेटिव हो जाती है। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप भी ये सीखें कि कभी भी अननेसेसरी कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से या तो सामने वाला अनकंफर्टेबल होने लगे या फिर अननेसेसरी लड़ाई झगड़ा हो जाए या मारपीट हो जाए। राइट, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। With that he picked me up and tossed me into the deep end. Toss मतलब through। तो यहाँ क्या करा, छोटा सा तो था ही वो बच्चा, डगलस अभी छोटे ही है ना, तो उनको ऐसे एकदम उठाया और पानी में फेंक दिया। मतलब सोचा समझा ही नहीं और रेडी ही नहीं था डगलस कि ऐसा उसके साथ कुछ हो जाएगा। वो तो चुपचाप शांति से एक जगह बैठे हुए थे। I landed in a sitting position, swallowed water। swallowed का मतलब एकदम पानी, मतलब मुंह में चला गया। वैसे swallow का मतलब होता है गटकना या निगलना, राइट? तो यहाँ पर जो है पानी भी मुंह में चला गया। और सिटिंग पोजीशन यानी जिस पोजीशन में वो बैठे हुए थे उन्हें ऐसे गोद में उठाकर वैसा का वैसा पानी में फेंक दिया। तो जैसे चेयर में सिटिंग पोजीशन जो होती है उस पोजीशन में वो पानी में गिरे। एंड वेंट एट वंस एट द बॉटम, और एक झटके में वो बिल्कुल पानी के तले तक चले गए। बॉटम तक, वो जो टाइल है ना जहाँ पे, वहाँ तक चले गए, यानी पूरे गहराई में। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है एक बच्चे के लिए। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप जानते हैं डाइव, डाइव क्या होता है, पानी में हम जिस तरीके से कूदते हैं, जो गोता लगाते हैं, राइट, वो हम हमेशा, अगर आपने देखा हो तो हमेशा पोजीशन कुछ ऐसे करते हैं हाथ की, ऐसे या सिमिलर टू दिस ओनली, ताकि आप पानी में इजीली जा सको। कभी भी हम एकदम चेहरे के बल या एकदम सपाट बल, बॉडी के किसी भी सपाट बल से हम कभी भी पानी की तरफ नहीं गिरते, वरना पानी से चोट लग सकती है। तो ऐसा नहीं कि कैसे भी पानी में गिरो, पानी के तो अंदर चले ही जाते हैं तो दिक्कत नहीं होती, ऐसा नहीं है। गलत तरीके से पानी में गिरने से भी बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है, इनफैक्ट पैरालाइज भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरीके से पानी में गिर रहे हैं। फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, अक्सर ये केसेस सामने आते हैं कि गलत तरीके से पानी में गिरने की वजह से जो है पसलियों में क्रैक आ गया। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? आगे, I was frightened but not yet frightened out of my wits। wits का मतलब क्या है, इंटेलिजेंस। इसका मतलब बेसिकली ये है कि मैं बहुत बुरी तरह डर गया था, लेकिन इतना नहीं डरा था कि अपने होशो हवास ही खो दूँ, लेकिन खतरनाक तरीके से डर गया था। राइट, on the way down I planned when my feet hit the bottom I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and pedal to the edge of the pool। अब यहाँ पे हमारी डगलस ने क्या किया, डर तो गया था क्योंकि एकदम तैयारी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और जैसे ही उसको पानी में फेंका, जब वो नीचे जा रहा था ना, डर तो लग रहा था, लेकिन उसी वक्त उसने अपने दिमाग में प्लान कर लिया कि क्या करेगा। जैसे ही मैं नीचे पहुंचूंगा, जैसे ही फर्श पे टकराऊंगा टाइल पे, अपने पैरों से धक्का देके वापस ऊपर आने की कोशिश करूंगा, और किसी तरीके से जो पैडल मारना अभी सीखा है इसने पिछले 2-3 दिनों में, वैसे पैडल मारते हुए और किनारे तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। यानी यहाँ पर उसने ऑलरेडी अपने आप को काम रखा, छोटा है लेकिन फिर भी अभी भी अपने आप को उसने रिलैक्स रखा, काम डाउन रखा कि घबराया हड़बड़ाया तो डूब जाऊंगा। तो ये उसने अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करी, और प्लान देखा जाए तो एकदम परफेक्ट था कि हाँ, फर्श पर जब पैर से अपने आप को फोर्स करेगा, धक्का मारेगा, तो फोर्स के साथ वो पानी के ऊपर आ जाएगा, सतह पर आ जाएगा। आगे क्या हुआ, It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom, my lungs were ready to burst. अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे it seemed a long way down, ऐसा लग रहा था कि पानी बहुत ज़्यादा ही गहरा है। एक्चुअली 9 फीट जब हम अगर मान लीजिए रूम के हिसाब से देखें, जैसे ये कोई रूम है, आप किसी रूम में हैं, उसमें अगर आप कोई वो देखें, हाइट देखें छत की, तो वो छत की हाइट उतनी नहीं लगती है, लेकिन वो सेम हाइट अगर स्विमिंग पूल में हो या वो सेम गहराई अगर स्विमिंग पूल में हो तो वो बहुत ज़्यादा साबित हो सकती है, स्पेशली 10 साल के बच्चे के लिए जिसकी अपनी खुद की हाइट बहुत कम है। और 9 फीट तो इतना है कि उसके जैसे 2 या 3 बच्चे, 2 बच्चे या 2.5 बच्चे, मतलब उसकी हाइट जितने उसमें समा जाए। तो बहुत धीरे धीरे जा रहा था, तो इससे पहले वो बॉटम तक पहुँच पाता,
यानी स्विमिंग पूल के सबसे गहरे हिस्से में इसको फेंक दिया था, और इससे पहले कि वो बॉटम तक यानी टाइल तक पहुंच पाता, उसकी सांस ने मतलब साथ छोड़ दिया, उसका सारी सांस उसकी तब तक ही ख़त्म हो गई बिल्कुल, राइट। But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. अब यहाँ पर फिर भी जैसे ही वो अब नीचे तो जा ही रहा था ना बॉटम तक, तो जैसे ही वहाँ पहुँचा, वहाँ आई समन मतलब सारी की सारी जितनी भी जान मुझ में बची हुई थी उसको इकट्ठा किया, गैदर्ड, उसको इकट्ठा करा, और अपनी पूरी ताकत के साथ उसने जो प्लान किया था ना कि मैं अपने आप को पुश करूंगा ऊपर, उसने अपने आप को पुश करा। वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, स्प्रिंग मतलब पुश, तो ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करी कि भाई मैं अपने आप को बाहर निकालूंगा। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क। अब यहाँ पर कॉर्क क्या होता है, दिस पार्ट, यानी अगर आप देखें बॉटल, जैसे यूजुअली शैम्पेन की जो बॉटल होती है उस पर ये कॉर्क जो एक तरीके से ढक्कन की तरह जो लगा रहता है, और ये कॉर्क जब हटाई जाती है तो एकदम स्पीड में ये हटती है, इसीलिए शैम्पेन की बॉटल को खोलना भी इट्स नॉट दैट ईजी, कई बार चोट भी लग जाती है, एकदम गोली की तरह निकलती है वो, तो चोट भी लग जाती है। सो दिस पोर्शन, दिस इज कॉर्क। तो आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक ए कॉर्क, इसका मतलब जिस स्पीड से ये कॉर्क निकलती है ना बॉटल से एकदम जुप करके, ये भी उसी तरीके से जुप करके एकदम ऊपर तक पहुंच जाएगा, ठीक है, जंप वैसे ही पहुंच जाएगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन जो स्पीड इन्होंने अपने दिमाग में सोच रखी थी ना कि मैं जुप करके एकदम ऊपर आ जाऊंगा, वो जो जंप ऐसे अपने आप को धक्का दूंगा तो जंप करता हुआ एकदम ऊपर आ जाऊंगा, वो स्पीड इनके सोच से मेल नहीं खाई, काफ़ी धीमे धीमे रफ्तार में ऊपर आ रहे थे। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंच टू इट। अब यहाँ टिंच मतलब टच ऑफ कलर, हल्का हिंट ऑफ कलर भी कह सकते हैं। अब यहाँ क्या करा, एक छोटी सी गड़बड़ मान लीजिए या जो भी, यहाँ इन्होंने क्या किया, अपनी ऊपर आते समय इन्हें लगा मैं अब पहुँचूंगा, लेकिन मैं पहुँच ही नहीं रहा हूँ। कितनी दूर है सरफेस, पानी का तल कहाँ पर है, पानी का सर्फ, मैं कब बाहर निकलूंगा पानी से, ये सोचते सोचते क्या हुआ, इन्होंने अपनी आंखें खोल ली, और आंखें खोलते पानी के अंदर ही थे, तो हर तरफ पानी पानी दिखाई दिया, और हल्का सा येलोइश था वो पानी, हल्का सा पीले रंग का। तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर तो पानी पानी, मैं अभी तक बाहर निकला ही नहीं हूँ क्या। आई ग्रू पैनिकली, I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. यहाँ पे वो पैनिक कर गया, घबरा गया बुरी तरह कि मैंने अपने आप को पुश भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, बाहर निकालने की कोशिश कर ली, लेकिन मैं तो अभी तक बाहर आया ही नहीं। अब एकमात्र तरीका, एकमात्र प्लान मेरे पास जो था खुद को बचाने का, वो प्लान तो यहाँ पर फेल हो गया। अब क्या होगा इसके आगे, कैसे मतलब हम लोग मतलब कैसे मैं बचूंगा, कौन आएगा मुझे बचाने, अभी तो यहाँ कोई है भी नहीं, और जो एकमात्र व्यक्ति है उसने तो खुद ही मुझे अंदर पानी में फेंका, तो मुझे बचाएगा कौन अब। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप। अब मैंने अपने हाथ इस तरीके से ऊपर किए कि जैसे, रोप का मतलब है रस्सी, कि जैसे कोई रस्सी है और मैं उसे पकड़ लूँगा, इस तरीके से मैंने कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ पानी ही आया, मेरा हाथ कहीं नहीं पहुँच पाया। क्लच्ड ओनली एट वाटर, क्लच का मतलब होता है हाथ से मुट्ठी से ऐसे पकड़ लेना। सो आई वॉज ट्राइंग टू क्लच, आई वॉज ट्राइंग टू ग्रैब अ रोप, बट देयर वॉज नो रोप देयर, ओनली वाटर एंड वाटर, कोई रस्सी तो थी ही नहीं, सिर्फ पानी ही पानी था। आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेट मतलब सांस एकदम उखड़ना, सांस नहीं आना बेसिकली, दैट इज़ नोन एज सफोकेटिंग। अनेबल टू ब्रीथ ड्यू टू लैक ऑफ एयर, जैसे सांस नहीं आना प्रॉपरली क्योंकि हवा नहीं है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो सफोकेशन हो जाना। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट। अब यहाँ चिल्लाने की भी कोशिश की डगलस ने, लेकिन कोई आवाज़ ही नहीं निकली। अब पानी में अगर आप चिल्लाओगे तो मुंह से बबुले ही निकलते हैं, बबल्स निकलते हैं, राइट, हवा निकलती है बट आवाज़ नहीं निकलती, ठीक है। तो जो सांस आप में ऑलरेडी होती है वो सांस भी निकल जाती है, इसीलिए पानी में कोशिश करनी चाहिए कि जितनी हड़बड़ाहट ना मचाए। ऑल्दो ये बिल्कुल आसान नहीं है, बट सिर्फ यही एक टिप दी जा सकती है कि अपने को आपको जितना काम रख सकते हैं रखें, क्योंकि अगर हड़बड़ी मचाएंगे, ज़्यादा हिलेंगे डुलेंगे तो आपकी जो सांस अंदर बची हुई है वो भी सांस छूट जाती है, राइट। Then my eyes and yell but no sound came out. Then my eyes and nose came out of the water but not my mouth. फिर क्या हुआ, मेरी आंखें और जो नाक है वो पानी से बाहर आए, लेकिन मेरा मुंह नहीं, यानी बाहर
वहाँ तक पहुँचा सरफेस तक, तो आंखें और नाक तक तो चेहरा बाहर आया, लेकिन जो मुंह वाला पोर्शन है वो बाहर नहीं आया, यानी पूरी तरीके से वो पानी से बाहर नहीं आ पाए थे, राइट। देन व्हाट हैपेंस, अब यहाँ पे इतनी खतरनाक सिचुएशन हो गई है। अब इनको, ये छोटा बच्चा भी है और इस टाइम पे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी इनके। सबसे पहले तो यही आ रही होगी कि अब मैं बचूंगा कैसे, क्योंकि जो प्लान किया था वो प्लान तो उस तरह से काम ही नहीं किया जिस तरीके से सोचा था। कोई बचाने के लिए अभी यहाँ है नहीं, और जो है वो तो खुद ही मुझे यहाँ पर मेरे इस इतने गहरे पानी में होने का जिम्मेदार है, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया? आगे क्या होता है? I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. choke का मतलब ये होता है गला एकदम अटक जाना। आपके गले में जब कुछ अटक जाता है तो उसे चोक हो जाना ही कहते हैं। तो यहाँ पर सांस तो आ नहीं रही थी, सांस लेने की कोशिश कर रहा था बट हो नहीं रहा था। अब यहाँ flailed का मतलब होता है waved his hand। बिल्कुल ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, जब भी कोई डूब रहा होता है तो उसका नेचुरल रिएक्शन यही होता है। आपने अगर कभी इवन मूवीज़ में भी देखा हो, मैं नहीं चाहूँगी कभी कोई सत्य घटना ऐसी कभी देखी हो, बट मूवीज़ में तो अक्सर ये है। तो ये सीन अगर देखा हो तो हमेशा हम अपना हाथ बाहर, अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और हाथों को इसी डायरेक्शन में अपने आप को बचाने के लिए इसी डायरेक्शन में हाथ चलाते हैं, राइट। ये एक तरीका होता है। तो इसी को ही कहते हैं फ्लेल्ड, कि मैंने अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था पानी के बाहर। इतना सारा पानी मेरे अंदर चला गया, नाक से मुंह से पानी अंदर चला गया और मैं चोक भी हो गया, अनेबल टू ब्रीथ, सांस ही नहीं ले पा रहा था, बिल्कुल गला नाक एकदम अटक गए थे क्योंकि पानी भर गया था। I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. Rigid का मतलब होता है hard. इसका मतलब ये है, रिजिड बेसिकली जो फ्लेक्सिबल होता है ना, कि अगर कोई चीज़ फ्लेक्सिबल या लचीली है, राइट, तो ये जो लचीली, ये अभी पैर एकदम ऐसे हो गए थे जैसे एकदम हार्ड है, पैरालाइज, जैसे काम ही नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा था, डगलस क्या कर रहे थे, अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे पानी से, और कोशिश कर रहे थे कि पैरों को भी बाहर निकालने की कोशिश करें, पैरों को ऊपर लाने की इन्होंने कोशिश की। बट इस टाइम पे इनकी बॉडी ने एक्शन करना छोड़ दिया था, क्योंकि इनकी एक तो सांस नहीं आ पा रही थी प्रॉपरली, और जब हम प्रॉपर सांस नहीं ले पाते हैं तो फिर दिमाग प्रॉपरली वर्क नहीं करता है कि अब क्या करना चाहिए, ठीक है, अब पैनिक हो ही जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब ये पैर ऊपर लाने की कोशिश कर रहे थे तो पैर ऐसा लग रहा था कि मानो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हो गए हैं और वहीं के वहीं अटक गए हैं। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मुझे पानी के अंदर ज़ोर से खींच रहा हो, राइट। तो ये ऐसा क्यों लग रहा था पानी में मानो खींच रहा हो, क्योंकि वो डूबते ही जा रहे थे ना, बाहर आने की एनर्जी रही नहीं और धीरे धीरे पानी अपनी ओर खींचता है अंदर की तरफ, राइट। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, बट ओनली द वाटर हर्ट मी, लेकिन मुझे सुनने वाला सिर्फ पानी ही था, क्योंकि और कोई वहाँ है ही नहीं। I had started on the long journey back to the bottom of the pool, यानी मेरी पूल की गहराई में जाने की यात्रा फिर से एक बार शुरू हो गई, यानी फिर से मैं तले की ओर जाने लगा। अब ना तो इनकी बॉडी में, जो डगलस है 10-11 साल का बच्चा, ना तो उनकी बॉडी में इतनी जान बची है, ना उनको इतनी एनर्जी रही है, सांस ख़त्म हो गई है। तो अब उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं रही कि और प्रेशर लगा के या और किसी तरह हिम्मत करके पानी से बाहर आ पाए, तो वो धीरे धीरे डूबते ही जा रहे थे। I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fight, an irresistible force. I had lost all my breath. अब यहाँ क्या हुआ? I struck at the water as I went down, expending. Expending का मतलब क्या होता है? Losing या giving out. Losing मतलब इनकी होप कहीं ना कहीं ये लूज़ कर रहे थे। तो ये पानी में एकदम पानी के अंदर फंस चुके थे। स्ट्रक मतलब कि मैं पानी में फंस चुका हूँ, पानी में और नीचे जाता जा रहा हूँ, एकदम गहराई में जाता जा रहा हूँ। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, और मेरी स्ट्रेंथ जो है, जितनी भी मेरे अंदर जितनी भी ताकत थी अपने आप को बाहर निकालने के लिए, वो ताकत भी एक्सपेंड होती जा रही है, लूज़ करता जा रहा हूँ मैं, ख़त्म होती जा रही है। एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेजिस्टिबल फोर्स, जैसे कई बार नाइटमेयर क्या होता है? बुरे सपने। तो जैसे कोई बुरे सपने जैसी जो जंग कई बार होती है ना, जिसमें एक इररेजिस्टिबल फोर्स, एक ऐसी ताकत जिसे आप रेजिस्ट ही नहीं कर पाते, जिससे आप बच नहीं पाते, तो ऐसी ही एक बुरे सपने की तरह एक ऐसी ताकत है जो मुझे
पानी के अंदर खींचती जा रही है, मेरे अंदर अब कोई स्ट्रेंथ नहीं बची, ताकत नहीं बची कि मैं अपने आप को बचा सकूं, सारी ताकत मेरी ख़त्म हो चुकी है लगभग, और मैं अब पानी के तले में डूबता जा रहा हूँ। माई लंग्स एक्ट, मतलब फेफड़े जो है ना, एक का मतलब होता है पेन, कि फेफड़ों में भी तकलीफ होने लगी क्योंकि पानी भरने लगता है ना अंदर। माई हेड थ्रॉप्ड, थ्रॉप्ड का मतलब है एकदम, जब सर में बहुत तेज़ दर्द हो तो हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ पेन हो रहा है, दैट इज़ थ्रॉबिंग। फेल्ट पेन इन अ सीरीज ऑफ बीट्स, इसको धप धप तरीके से जो पेन कई बार होता है, तो बहुत तेज़ पेन जब ऐसे हो रहा है, एज इफ़ कि जैसे धड़कन धक 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 करती है, वैसे सर में भी धप 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 होने लग जाता है, तो वो बहुत तेज़ पेन होना स्टार्ट हो गया इन्हें। आई वॉज गेटिंग डिज़ी, डिज़ी का मतलब ये है कि थोड़ा बेहोशी सी छाने लगना, डिज़ी फेंट या अनस्टेडी, बेहोशी से छाने लगना। बट आई रिमेंबर द स्ट्रैटेजी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सरफेस। यहाँ पर फिर से इनको अपनी स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग करी थी ना पहले, तो इनको फिर से अपनी वो जो प्लानिंग प्लॉटिंग जो इन्होंने की थी, वो अभी भी इन्होंने ध्यान है क्या कि मैं जैसे ही पानी के तले में पहुंच जाऊंगा, फिर से अपने आप को पुश करके बाहर आने की कोशिश करूंगा। अभी भी ये इतना दिमाग तो अभी भी चल रहा है। I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. Again same to same planning, वही की वही, कि मैं फिर से धक्का मार के बाहर आ जाऊंगा, बाहर आने की कोशिश करूंगा, किसी तरह अपने पैरों से बाहर आने की कोशिश करूंगा। हम ये वर्ड मीनिंग्स फिर से एक बार देख लेते हैं। स्ट्राइक आउट का मतलब होता है एक्सटेंड, यानी मेरे हाथ को फैला के, मतलब हाथों को ऐसे, स्विमिंग करने का जो तरीका होता है, जिस तरीके से स्विम करते हैं वो तरीके से जस्ट स्विम करके। और थ्रैश का मतलब क्या है, हिट विद फोर्स, तो पैरों से भी अच्छे से मतलब स्विमिंग करूँगा। तो जिस तरीके से स्विमिंग का जो तरीका होता है स्विमिंग करने का, हाथ और पैर चलाते हैं ना, तो इस बार मैं और तेज़ हाथ और पैर चलाऊँगा और फोर्स के साथ, और फिर मैं क्या करूँगा, मैं फिर से किनारे पर आ जाऊँगा। राइट स्टूडेंट्स, मतलब अभी भी इन्होंने अपनी जो होप है वो खोई नहीं थी, अभी भी इनको ये यकीन था कि हाँ मैं अपने आप को बचा लूँगा। अब आगे क्या होता है, आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली। अब वो गहराई में जाते जाते इसमें क्या लगता है कि अगेन वही बात कि हमें तो लगता है कि 9 फीट गहरा है तो 9 फीट बाद ख़त्म ही हो जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन जो डूब रहा होता है ना, उसके लिए वो जो गहराई है वो एकदम अनंत काल जैसी लगती है, कि कहीं कभी ख़त्म ही नहीं हो रही हो, कि मैं डूबता ही जा रहा हूँ और डूबता ही जा रहा हूँ, और सब कुछ स्लो मोशन में होता हुआ सा समझ में आता है। राइट, आई ओपन्ड माई आईज, नथिंग बट water with a yellow glow, dark water that one could not see through। और मैं गहराई में जाता जा रहा हूँ। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो फिर से उन्हें क्या दिखाई दिया, सिर्फ पानी ही पानी, येलोइश कलर का पानी ही पानी नज़र आ रहा था, इसके अलावा उसे और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि पानी और गहरा होता जा रहा है और डार्क येलो होता जा रहा है, और डार्क, क्योंकि जैसे जैसे गहराई में जाएंगे डेंस होता जाता है ना, तो ये महसूस होने लगा। And then sheer, stark terror seized me. Terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. अब यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं अपने लिए कि and then sheer stark terror seized me. sheer मतलब exact, sheer मतलब सिर्फ और सिर्फ, only terror, सिर्फ sheer terror था। स्टार्क का मतलब सीवियर यानी खतरनाक, एकदम बहुत एकदम घबराहट, और टेरर का मतलब क्या होता है, दहशत। तो यहाँ पे सिर्फ टेरर ही टेरर था, घबराहट थी उसको बुरी तरह, और बुरी तरह घबराहट ने और इस टेरर ने इसको सीज कर लिया, अपनी चपेट में ले लिया, गिरफ्त में ले लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, अब जो दहशत है वो ये थोड़ी समझती है कि 8 साल का बच्चा है, 9 का है, 15 का है या 50 का है, ये नहीं समझती है। दहशत दहशत होती है, उसमें ये समझ नहीं होती कि भाई चलो छोटा बच्चा है तो उसको मैं कम डराऊँ। राइट, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, इसके ऊपर किसी का काबू भी नहीं हो सकता, कोई काबू नहीं चल सकता है इसके ऊपर किसी का। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और एक ऐसा टेरर जिसे तब तक कोई नहीं समझ सकता जब तक उसने खुद ये ऐसा अनुभव ना किया हो। यानी पानी में डूबना, डूबकर मर जाने वाली बात नहीं कह रही स्टूडेंट्स, काश ऐसा कभी नहीं हो किसी के भी साथ, बट पानी में डूबना, ये भी बच ही गए यहाँ पर ऑब्वियसली, तभी तो इन्होंने फिर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी।
लेकिन यहाँ ये बताने की आपसे कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी ये अपना एक्सपीरियंस जो बता रहे हैं और पानी के अंदर डूबने का और पानी से बाहर समय पर नहीं निकल आ पाने का जो ये एक एक्सपीरियंस होता है, ये सिर्फ वही समझ सकता है कि वो फीलिंग क्या होती है जब सांस नहीं आ रही है, मानो कोई आपका गला घोंट रहा है। ये सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने ये खुद झेला हो, जिसने ये खुद एक्सपीरियंस किया हो। किसी दूसरे के लिए ये अनुभव एज इट इज़ एक्सपीरियंस करना लगभग असंभव है, राइट। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर। श्रीकिंग का मतलब है चिल्लाना। अब यहाँ he was shrieking out, तो he was trying to shout, चिल्लाने की कोशिश तो कर ही रहे थे। अब ऐसा नहीं कि आवाज़ निकल रही थी, नहीं, यही तो एक प्रॉब्लम है कि कितना भी चिल्लाने की कोशिश करो आवाज़ ही नहीं आती है। तो he was trying to shout under water, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। I was paralyzed under water, stiff, rigid with fear। पैरालाइज्ड का मतलब है कि वो कोई मूवमेंट ही नहीं कर पा रहे थे, यानी उनके अंदर दिमाग अभी भी पूरी तरीके से चुस्त था, काम कर रहा था, लेकिन उनके हाथ पैरों पर से उनका कंट्रोल अब जा चुका था। वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और बुरी तरीके से एकदम बॉडी मानो उनकी पैरालाइज्ड हो चुकी थी, एकदम हार्ड हो चुकी थी, कोई काम वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। डर के मारे उनकी हालत बहुत ख़राब होने लगी थी। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन। और जो चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे अब तो चिल्लाहट भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि आप जब चिल्लाते हो तो आपके मुंह से हवा जो निकलती है, तो सब कुछ तो ख़त्म हो गया। चिल्लाने के लिए हवा भी तो हो, वो प्रेशर भी तो हो जो आप चिल्ला सको। तो कुछ भी वो चिल्ला भी नहीं पा रहे थे। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड। पाउंडिंग मतलब फिर से वही थप थप जैसे सर जो दर्द कर रहा था। अगेन कि उन्हें सिर्फ क्या सिर्फ उनका दिल धड़क रहा था और उनका सर ज़ोर ज़ोर से दर्द के मारे फट रहा था। सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मतलब उनका जो सर है जिसमें दर्द हो रहा था और उनका जो दिल है जो अभी भी धड़क रहा था, ये दोनों ही इस बात के एक साक्षी और एक गवाह थे, यानी सबूत थे बेसिकली कि हाँ अभी भी मैं ज़िंदा हूँ। बाकी अगर मेरे शरीर को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अब नहीं बचा, मर चुका है। सिर्फ सर और मुझे इस बात का एहसास, ऑल्दो दिमाग ज़िंदा ही है ना, लेकिन सांस भी तो वैसे तो ख़त्म हो गई है, लेकिन यूँ तो ज़िंदा है। लेकिन बेसिकली यहाँ ये बोल रहा है कि मेरा धड़कता हुआ दिल और मेरा दुखता हुआ सर, सिर्फ ये दोनों ही चीज़ मुझे ये एहसास दिला रही थी कि अभी भी मैं ज़िंदा हूँ। एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न। इन द मिस्ट ऑफ का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ, बीच में। तो यहाँ पे एंड देन इन द मिडल ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न। केम अ टच ऑफ रीज़न का क्या मतलब हुआ कि कुछ कारण सा मिला। क्या कारण मिला? आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। फिर से उन्होंने अपने आप को रीज़न करने की कोशिश करी, क्योंकि अभी तक वो बॉटम पे पहुँचे नहीं है ना। ध्यान है ना, नेक्स्ट टाइम का जो प्लान बनाया था कि अगर इस बार भी मैं डूब के जब तक नीचे पहुँच जाऊँगा तब भी मैं अपने आप को ऊपर पुश करने की कोशिश करूँगा। ये प्लान बनाया था ना, उस प्लान पे ये अभी भी टिके हुए हैं। तो क्या कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही नीचे पहुँचूँगा धक्का मारूँगा, बाहर आ जाऊँगा। अभी भी यही ट्राई चल रही है इनकी। यहाँ ये इनको फिर से दिमाग क्योंकि काम कर रहा है, शरीर भले ही ना कर रहा हो, दिमाग काम कर रहा है, तो यहाँ दिमाग में फिर से बात याद आ गई कि आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। और फाइनली टाइल्स तक वो पहुँच गए और फाइनली वहाँ पहुँचने के बाद माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम। और जैसे ही मेरे पैर उस पर लगे फिर से उन्होंने अपने आप को धक्का दिया। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मतलब उनके शरीर में जितनी भी जान थी वो सारी जान उन्होंने अपने आप को ऊपर की ओर धक्का देने में लगा दी। ये भी दिखाना होता है कि देखो मैं मतलब ये जो बताया जा रहा है वो ये भी दर्शाता है स्टूडेंट्स की जीने की चाह कितनी होती है हमें, कि हम हर कीमत पे अपने आप को बचाना चाहते हैं इस टाइम पे, और ये वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, राइट। बट द जम्प मेड नो डिफरेंस, द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। लेकिन वो जो जंप मारा ना, अभी भी उसकी वजह से कुछ फ़ायदा ज़्यादा खास हुआ नहीं। अभी भी मैं पानी में ही था और अभी भी मैं डूबा हुआ ही था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स। मतलब मैंने देखा कोई रस्सी है क्या, मतलब देखा का मतलब कोई ढूंढने थोड़ी गया। एक उम्मीद थी, जो भी आँख खोल के जब भी पानी देख रहा था, कि अगर कोई रस्सी दिख जाए, वाटर विंग्स दिख जाए, कोई सीढ़ी ही दिख जाए। कौन सी सीढ़ी? जो पुल से बाहर निकलने के लिए जो लगी रहती है, कि वो दिख जाए, कुछ तो मेरे हाथ में कुछ तो पकड़ में आ जाए कि मैं इस पुल से बाहर निकल सकूं।
नथिंग बट वाटर, लेकिन पानी के सिवा और कुछ भी नहीं था। A mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold on me like a great charge of electricity. अब यहाँ पर फिर से पानी के अलावा कुछ भी नहीं था, सिर्फ येलो वाटर जिसने मुझे बुरी तरह से जकड़ रखा था। और एक बार फिर से एक बहुत ही सीवियर स्टार्क टेरर, सीवियर टेरर जो एकदम सीरियस, फुल ऑफ फियर, घबरा गया वो बुरी तरीके से और इतना ज़्यादा दहशत में आ गया कि अब नहीं बचा जा सकता। दूसरी बार भी ट्राई कर ली लेकिन अब नहीं बचा जा सकता और अब पहले से ज़्यादा घबरा गया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मानो बिजली का इतना ज़ोर का झटका मुझे लगा। और ये बिजली का ज़ोर का झटके का मतलब है कि पहले तो मैं डरा हुआ था ही, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतना बचा हुआ था एक कि मैं कोशिश करके बाहर आ सकता हूँ, लेकिन वो एनर्जी भी जो है अब इनकी पूरी तरीके से चली गई थी। राइट, आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, मैं बिल्कुल डर से और एकदम इतनी बुरी तरह घबरा गया कि मैं अंदर तक हिल गया। शूक इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ शेक, अंदर से हिल गया और बुरी तरह कांप उठा। ट्रेम्बल्ड मतलब अब बॉडी में कंपन शुरू हो गई, कांपना स्टार्ट हो गया। माई आर्म्स वुडेंट मूव, माई लेग्स वुडेंट मूव, आई ट्राइड कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड। यहाँ क्या हुआ, मेरे हाथ भी नहीं हिल पा रहे थे, पैर भी नहीं हिल पा रहे थे। मैंने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की तो वो भी नहीं हो पा रहा था। मैं अपनी मम्मी को बुला रहा था, मदर को बुला रहा था। तो बुला रहा था का मतलब है कि याद कर रहा था कि मेरी मम्मी का आज यहाँ पर आ जाए। तो ऐसे में सबसे पहले ना मम्मी याद आती है कि वो आपको बचा लेगी, द बिगेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्टर इन द वर्ल्ड। तो मम्मी की याद आती है कि वो आपको बचा लेगी, लेकिन यहाँ पर मुँह से कुछ, लेकिन मतलब यही कि मम्मी को तो पता भी नहीं है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। और मैंने याद करा उन्हें कि काश मम्मी यहाँ होती, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी डिफरेंस नहीं आया सिचुएशन में। मैं अभी भी पानी में ही था। आगे क्या होता है, एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, और फिर अचानक से लाइट नज़र आई, रोशनी नज़र आई। ये कैसे हुआ, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ओफुली येलो वाटर। और मैं, ऑफुली का मतलब क्या होता है, ऑफुली मतलब गंदा सा, खराब, और मैं बहुत उससे अब बाहर निकल के आ रहा था अपने आप ही। वो कैसे हो पा रहा था पता नहीं, लेकिन मैं पानी से बाहर अब आ रहा था। एटलीस्ट माई आईज वर, अब यहाँ पे बोले कि कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ रही थी। तो ऐसा तो नहीं है ना अकेली आंखें ही बाहर जा रही और पूरा शरीर नहीं, लेकिन डगलस के पूरे शरीर ने इस वक्त काम करना एकदम बंद कर दिया था, जान ही नहीं बची थी शरीर में, सिर्फ आंखें ही थी जो झपझपा रही थी और जिंदा होने का एहसास भी उनको उसी से ही हो रहा था कि मुझे दिखाई दे रहा है। राइट, तो यहाँ पे डगलस को ऐसा लगा कि मानो मेरी सिर्फ आंखें ही बाहर जा रही हूँ, क्योंकि बॉडी को तो वो एहसास भी नहीं हो पा रहा था। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, नाक भी लगभग बाहर आ गई। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, आई sucked फॉर एयर एंड गॉट वाटर। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। अब यहाँ क्या हुआ, एटलीस्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी बाहर आ गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, अब तीसरी बार नीचे जाने लगा। इसका क्या मतलब है, जब वापस अपने आप को धक्का मारा तब इनको वापस एक बार लगा कि मैं ऊपर आ रहा हूँ, लेकिन मतलब इनको लगा नहीं, सॉरी, वापस ऊपर आने लगे, लेकिन इनको लगा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि इनकी बॉडी को मूवमेंट फील ही नहीं हो रहा था इस टाइम पे। राइट, यानी इनको नहीं पता चला, बट एक्चुअल में ये ऊपर आ रहे थे, एक्चुअल में ऊपर आ रहे थे। और जैसे ही उनमें बाहर पहुंच पाए, बाहर पहुंचते ही वापस क्या हुआ, फिर से तीसरी बार वापस डूबने लगे। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, फिर से सांस, मतलब इनका मुंह बाहर नहीं आ पा रहा था, दोनों ही बार मुंह नहीं बाहर आ पाया, सिर्फ नाक तक। तो इन्होंने सांस भरने की कोशिश करी, लेकिन सांस तो गई नहीं, पानी मुंह में वापस चला गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और फिर से वो जो लाइट है वो वापस जाने लगी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, एंडेड, खत्म। यानी यहाँ पर वापस से क्या हुआ, सारी मेरी जितनी भी कोशिश थी, प्रयास था कि मैं इस पानी से बाहर निकल पाऊँ, तो वो सारा का सारा अब ख़त्म हो गया था। अब बस की नहीं थी कि तीसरी बार ट्राई किया जाए। I relaxed, even my legs felt limp and a blackness swept over my brain. अब ये रिलैक्स हो गया, क्योंकि ये रिलैक्स होने का मतलब ये नहीं कि अब शांति होगी कि चलो अब कुछ होना तो है नहीं। इसका मतलब बेसिकली ये है कि बॉडी में बिल्कुल जान जब नहीं रही है, अब दिमाग भी धीरे धीरे कम काम कर रहा है, प्रॉपरली ब्रेन भी काम नहीं कर रहा, तो वो रिलैक्सेशन है बेसिकली ये। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, लिम्प का मतलब क्या होता है, लंगड़ा बेसिकली,
लेकिन यहाँ लिम्प का मतलब है कि पैर बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहे थे कि पैर हैं भी क्या। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और ऐसा लग रहा था कि मेरे दिमाग में हर जगह एकदम अंधेरा छा गया है। यानी अब ये एक उस मोमेंट में अब आ चुके हैं जहाँ ऑलमोस्ट नहीं बचने वाली सी सिचुएशन है कि बचेंगे नहीं बचेंगे क्या। इट वाइप्ड आउट फेयर, इट वाइप्ड आउट टेरर। और इस मौके में चूँकि दिमाग भी अब कम काम कर रहा है, प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो इस बात का एहसास भी नहीं होता कि अब हम बचेंगे नहीं बचेंगे, अब क्या होगा। हम ज़्यादा दिमाग चलाते हैं तो जितना अननेसेसरी ज़्यादा दिमाग चलाते हैं उतना ही परेशान होते हैं। दिमाग चलेगा ही नहीं तो परेशान होने का एहसास भी नहीं होगा। यहाँ पर सारा जो डर है, जो भी खौफ था, जो दहशत थी, वो भी वाइप ऑफ हो गई, एकदम साफ़ हो गई। वाइप का मतलब बेसिकली होता है कि हम कपड़ा लेके जो वाइप करते हैं ना, ऐसे पहुँचते हैं, तो इसका मतलब एकदम साफ़ हो गया, ना कोई डर रहा ना कोई दहशत रही। देयर वॉज नो मोर पैनिक, कोई पैनिक यानी हड़बड़ाहट या घबराहट जो थी वो भी कुछ नहीं रहा। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। और एकदम शांति सी छा गई, मतलब ऐसा लग रहा था कि अब तो किसी चीज़ से डर लग ही नहीं रहा है। ये वो फीलिंग है, स्टूडेंट्स उस फीलिंग के बारे में बता रहे हैं कि येस दिस इज़ द एंड, कि अब अंत है। This is nice to be drowsy, to go to sleep, no need to jump, too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space, tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये कि जिस तरीके से ये डूब रहे हैं एकदम शांति से, तो ऐसा लग रहा है दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउसी। ड्राउसी का मतलब आता है जब हम बहुत नींद आ रही होती है ना, एकदम की बहुत नींद में है, अब सो ही जाते हैं, दैट इज़ नोन एज ड्राउसी। तो यहाँ पे कि उन्हें बहुत अच्छा सा फील हो रहा था इस टाइम पे कि हाँ ये अच्छा है, मैं एकदम गहराई में जा रहा हूँ, नींद सी आ रही है, तो नींद आ रही है तो चलो अब सो ही जाना चाहिए, दोबारा अब जंप करने की क्या ज़रूरत है, दोबारा जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मुझे अगर आराम से कोई लेकर चला जाए तो बहुत अच्छा है। मैं ऐसा लग रहा है मानो स्पेस के अंदर उड़ रहा हूँ, बह रहा हूँ, जहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है कि मैं गिर जाऊँगा, आराम से हवा में तैर रहा हूँ। और ऐसा लग रहा है कि किसी के बहुत ही टेंडर आर्म्स, टेंडर का मतलब होता है नाजुक, तो बहुत ही सॉफ्ट हैंड्स किसी के हैं, बहुत ही नाजुक से किसी ने मुझे पकड़ा है, मेरे इर्द गिर्द उसके हाथ आए हैं, और वो टेंडर आर्म्स वो इतनी अच्छे से उसने मुझे पकड़ा है कि मानो मेरी मदर ने मुझे गले लगाया हुआ हो, मदर ने मुझे इस तरह से पकड़ा हो। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मुझे सोने चले जाना चाहिए। यानी ये वो मौका है, वो पॉइंट है जहाँ पे डगलस को लग रहा है कि अब वो नहीं बचेंगे, उनकी डेथ ही हो रही है। और जो लास्ट मोमेंट है उसमें वो ऐसा फील कर रहे हैं कि हाँ ठीक है चलो अब मर ही जाते हैं, और मरने जैसा फील, एक जगह भी डाई या डेथ से रिलेटेड कोई शब्द नहीं आया है अगर आप देखें तो। ये सारा इस तरीके से बताया हुआ है कि मानो अब तो हाँ डूब ही रहे हैं, अब तो ठीक है, अब तो मैं गहरी नींद में सो जाता हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरी मदर ने मेरे को, मम्मी जो है उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया है, अब मैं मम्मी की गोद में हूँ, मम्मी के गले में मम्मी ने गला लगाया हुआ है, तो अब ऐसा कि मैं सो जाता हूँ, चलो अब तो मैं मम्मी के पास हूँ तो मैं सो जाता हूँ। तो एक अलग ही लेवल ऑफ जो एक रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर आ रही है इन्हें। I crossed to oblivion and the curtain of life fell. Oblivion का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? The state of being unaware or unconscious of what is happening around me. मतलब इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा पाना या इस बात का होश नहीं होना कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, पूरी तरीके से सुन्न छा जाना, राइट। द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। कर्टेन क्या क्या मतलब है? बेसिकली कर्टेन पर्दा होता है, तो कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, गिर गया, पर्दा, जीवन का पर्दा गिर गया, यानी लाइफ केम टू एन एंड, कि ज़िंदगी का अंत हो गया है, कि ख़त्म है, कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने वो जो पॉइंट होता है ना जहाँ हम सोच समझने की ताकत रखते हैं, मैं बस उस पॉइंट को क्रॉस कर चुका हूँ। क्या हो रहा है दीन दुनिया में, मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं है, और मतलब मेरे जीवन का यहाँ ये अंत है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। वॉमिट मतलब उल्टी करना, तो यानी अगला नेक्स्ट इनको क्या पता है, इनको जो आखिरी याद अपनी है, वो लास्ट मेमोरी जो है पानी के अंदर डूबने के बाद की जो लास्ट मेमोरी वो ये है कि उनको लगा कि वो मर गए। उसके जस्ट बाद की जो मेमोरी सीधी है वो क्या है,
कि स्विमिंग पूल के बाहर वहाँ पर उल्टा लेटाया हुआ है, उन्हें पेट के बल लेटाया हुआ है और वो वॉमिट कर रहे हैं। वॉमिट मतलब पानी जितना भी भर गया है अंदर शरीर में वो पानी बाहर निकाल रहे हैं। The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Fooling मतलब बेवकूफ़ बनाना नहीं, ऐसे मस्ती करना, कि मैं तो बस मस्ती ही कर रहा था। तो यहाँ पर क्या है, एक कोई सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बीच से ये शुरू हुआ है किस्सा कि पानी बाहर निकाला जा रहा है, उसके पेट में चला गया है, डगलस के पेट में पानी बाहर निकाला जा रहा है और पीछे से एक आवाज़ भी आ रही है, लेकिन मैं तो बस मस्ती ही कर रहा था ना। हु इज़ दिस चैप? चैप कौन? वही लड़का, द ब्रूजर। ठीक है, कि वो लड़का बोलता मैं मस्ती कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। अब यहाँ लॉकर रूम्स क्या होते हैं बेसिकली, जहाँ पे चेंजिंग रूम भी कह सकते हैं, वहाँ पे लॉकर्स होते हैं छोटे छोटे, जहाँ आप अपना सामान रख सकते हो, कपड़े रख सकते हो। तो ये सारे ये लॉकर रूम्स होते हैं। यहाँ पर किसी ने कहा कि ये बच्चा मरते मरते बचा है, तुम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, लेकिन अगर ये बच्चा मर जाता तो क्या होता फिर? तुम्हारे मजाक में किसी की जान चली जाती। बेहतर है कि तुम सुधर जाओ, ठीक है। ये उसको चेतावनी दी गई और फिर कहा गया कि इस बच्चे को लेके डगलस जो है उनके लिए कहते हैं कि इनको लॉकर रूम में लेकर चलते हैं, राइट। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम। कुछ घंटे बाद वो घर चलकर आ गए। मतलब ये सारी सिचुएशन हुई, ऐसा हुआ, फिर वो जब स्टेबल कंडीशन में आए डगलस तो वो घर आ गए। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग। इस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे थे। ऑब्वियसली जो सिचुएशन हुई, कमज़ोर फील करना बनता भी है, तो बहुत कमज़ोर फील कर रहे थे और पूरी बॉडी उनकी अभी भी कांप रही थी। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। वो अभी भी अंदर तक हिले हुए थे, रो रहे थे जब वो अपने बेड पर सोए। आई कुडंट ईट दैट नाइट। और उस रात वो कुछ भी नहीं खा सके, उनको वो खाना भाया ही नहीं उस दिन। For days a haunting fear was in my heart. Haunting मतलब एकदम जो आपको डर, दिलो दिमाग पे छा जाने वाला जो डर होता है ना, तो अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा था वो डर। इतने दिन हो गए थे लेकिन वो डर अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा था और मेरे दिल में बैठ गया था। The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. यानी थोड़ा सा भी एक्सर्शन होता था, मतलब थोड़ी सी भी थकान कुछ हो जाती थी, एक्स्ट्रा काम कुछ हो जाता था, तो वो अपसेट हो जाते थे, उदास हो जाते थे और उन्हें इतना ज़्यादा डर लगने लग जाता था कि होता ना, कई बार कुछ लोग होते हैं वो थोड़ी सी चीज़ से ही बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाते हैं। ऐसा लगता है उनके पैरों में जान ही नहीं है, तो वीक महसूस होने लग जाता है पैरों में। नीज़ क्या मतलब होता है? घुटने, राइट। तो वीक इन द नीज़ यानी ऐसा लगता है कि बस मैं पैरों से अब खड़ा नहीं हो पाऊँगा, इतना डर लगने लग जाता है। कई लोग होते हैं जो उनकी बोलने में कपकपाहट छूटने लग जाती है, बोल भी प्रॉपर नहीं पाते हैं ऐसे में, तो वो ये डर लगने लग जाता था। उनके पेट में भी कुछ गुड़ुम गुड़ुम सी होने लग जाती थी। व्हाट डज दैट मीन? एक्चुअली इट इज़ अगेन अ स्लैंग, ठीक है। बोलचाल की भाषा में यही कहा जाता है कि आपको अपने स्टमक, अपने पेट में भी ऐसा फील होता है कि हाँ, आपको ठीक फील नहीं हो रहा है, आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी कुछ हो जाता था ना, उल्टा सीधा कुछ भी, तो इतना ज़्यादा इनको महसूस होने लग जाता था, राइट स्टूडेंट्स। यानी उल्टा सीधा इन द सेंस का मतलब यहाँ ये है कि थोड़ा सा भी काम, एक्सर्शन का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो आप एकदम एक्सर्ट कर जाते हो ना, तब इनको ऐसा फील होने लग जाता था और इंटरनली कहीं ना कहीं वीक हो गए थे, राइट स्टूडेंट्स। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। इस किस्से के बाद वो दोबारा कभी भी स्विमिंग पूल या उस एरिया के आसपास भी कभी नहीं गए। उनको पानी की दहशत बैठ गई थी, यहाँ उनको फोबिया बैठा था। जब 3-4 साल के थे तब जो किस्सा हुआ था तब तो डर तो लगा ही था, लेकिन कोई फोबिया नहीं था, लेकिन अब ये दहशत बैठ गई है। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। और मैं जब कभी भी कहीं पर भी अगर मैं पानी अवॉइड कर सकता, वहाँ मैंने उस पानी को अवॉइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी पानी के अंदर नहीं जाऊँगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो यहाँ तक हमने यही देखा कि किस हद तक क्या उनकी हालत हो गई थी, किस तरीके से वो एकदम पानी का उनको खौफ और दहशत बैठ गया था। अब इसके बाद आगे क्या होता?
A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. अब Cascades क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वैसे तो वाटरफॉल्स होते हैं, लेकिन जैसे पहाड़ी के कोई पहाड़ होता है, उसके किनारे से निकलती हुई जो नदी सी होती है या जो झरने से वहाँ बह रहे होते हैं, उसे कास्केड कहा जाता है। तो जब हमारे जगलर्स को पता चला कि भाई कास्केड्स जैसा कुछ होता है, तो ये उसमें जाना चाहते थे। भाई सुंदर बहुत होता है, तो इनका भी मन कर रहा होगा कि मैं वहाँ जाऊँ, थोड़ा देखूँ नज़ारा कैसा है। तो होता क्या लेकिन, एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द Tieton or Bumping River or bathing in warm lake of the Goat Rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. Students, ये जो है ये rivers हैं अलग अलग, ये rivers हैं, Goat Rock भी एक जगह है। तो यहाँ पर जितने भी cascades हैं या जितनी भी रिवर्स हैं, वहाँ पर जब भी ये जाने की कोशिश करता था तो वहाँ पे वेडिंग का मतलब क्या था? वेड से बना है, WADE, इस वर्ड से बना है ये, जिसका मतलब होता है कि मुश्किलों से चल पाना। यानी मान लीजिए क्योंकि पानी को से बहुत डरते हैं ये, तो उसमें चल नहीं पाते थे एकदम। होता है ना, कई बार हाथ पैर फूल जाते हैं तो अपन प्रॉपर्ली वॉक नहीं कर पाते हैं, चल नहीं पाते, तो वो चलना। ऐसा नहीं कि मान लीजिए पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं तो मुश्किल होता है पहाड़ की चढ़ाई करना, तो नहीं कर पाते हैं, ऐसा नहीं। तो ये इनके लिए मुश्किल था, मतलब पानी में चलना मुश्किल होता है इसलिए मुश्किल हो रहा था? जी नहीं, इन्हें डर लग रहा था तो इनके हाथ पैर फूल जाते थे, इसलिए इनके लिए चलना मुश्किल हो जाता था। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। जब भी मैं कहीं पर भी ऐसे किसी भी कास्केड में जाता था, चाहे वो गोट रॉक्स में हो, टिएटन या बम्पिंग रिवर, कहीं पर भी मैं जाऊँ, यहाँ जाता था यदि, तो मैं प्रॉपर्ली वहाँ चल भी नहीं पाता था, वॉक नहीं कर पाता था और बिल्कुल उसको एंजॉय नहीं कर पाता था। तो क्योंकि जैसे ही पानी में उतरता था, मुझे वो जो पानी में डूबा था स्विमिंग पूल के अंदर, वो नज़ारा एज इट इज़ याद आ जाता है, वो एक्सपीरियंस एज इट इज़ याद आ जाता है और इनके ऊपर वो हावी हो जाता है। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, पूरी तरीके से मेरे ऊपर हावी हो जाता है, मैं उस एक्सपीरियंस के कंट्रोल में आ जाता हूँ, तो मेरा अपने ऊपर काबू नहीं रहता और वो डर मुझ पर हावी हो जाता है। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। मेरे जो पैर हैं, जगलस कह रहे हैं, मेरे पैर जो है एकदम मानो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, चल फिर मतलब मूव भी नहीं कर पाता हूँ मैं उन्हें। ये फोबिया होता है स्टूडेंट्स, ये साधारण डर नहीं होता, ये ऐसा खौफ होता है कि इंसान को लगता है कि वो अब बच ही नहीं पाएगा, तो उसका कंट्रोल उसकी बॉडी पर से, उसकी दिमाग पर से पूरा मतलब अच्छे से कंट्रोल नहीं रह पाता है, राइट। तो ये यहाँ, और आईसी हॉरर ग्रैब द हार्ट, इसका मतलब है कि एकदम ज़बरदस्त, कई बार हम डर लगता है तो एकदम गूज़ बम्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठंड सी लगने लग जाती है। दैट इज़ ओनली आईसी हॉरर, कि ये जो इतना खतरनाक, ये जो खौफनाक मंज़र जो उन्हें याद आ जाता है अपनी लाइफ का, वो होते ही एकदम उनका दिल भी धड़कना वहीं का वहीं थम जाता है, बहुत डर लगता है। दिस हैंडीकैप स्टेज विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, और जैसे जैसे साल दर साल बीतते गए, ये जो मुझे हैंडीकैप कर देने वाला जो डर था वो मेरे साथ बना रहा। हैंडीकैप का मतलब बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है? अपाहिज। लेकिन यहाँ इसका मतलब बेसिकली है कि मैं उसमें कोई ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, यानी कोई सुधार ही नहीं कर पा रहा था, वैसे का वैसा ही वो डर, वो खौफ बना रहा। वरना ऐसा होता है ना कि समय के साथ पहले जिस चीज़ से डर लगता था, समय के साथ अब नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा जगलस के साथ नहीं रहा, वैसा का ज्यों का त्यों वो डर बना रहा। इन कैनोइज ऑन मेने, स्टूडेंट्स ये मेन मत कह के बुलाइएगा, मेने इज़ अ प्लेस, ठीक है, यूनाइटेड एक अमेरिकन स्टेट्स के अंदर एक जगह है मेने। तो मेने लेक्स का मतलब है कि मेने में जो लेक्स हैं वहाँ पर जब फिशिंग का मतलब होता है फिश पकड़ने के लिए जाना, मच्छी पकड़ना, तो फिशिंग का मतलब होता है मछली पकड़ना। तो इन लेक्स के अंदर जब मछली पकड़ने जाते हैं, कौन सी? लैंडलॉक्ड सामन, एल इज़ साइलेंट है, तो सामन एक किस्म की फ़िश होती है, वहाँ फ़िश पकड़ने चाहते हैं, बेस फिशिंग करते हैं, बेस भी एक तरीके की फ़िश ही होती है। तो कोई सी भी फ़िश पकड़ने जाए तो बेस फ़िश कहाँ मिलती है? न्यू हैम्पशायर में। तो ये अलग जगह है, मतलब दोनों में से किसी भी जगह पर जाएं और यहाँ पे जो जो फ़िश मिलती है उन्हें पकड़ने की कोशिश करें, या फिर ट्राउट फिशिंग ऑन द डेश्यूट्स एंड
Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. These are all the places और हर जगह पे कौन सी फ़िश मिलती है वो बेसिकली बताया है. तो देखिए, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेशूट्स. डेशूट्स मतलब डिशूट्स भी कहा जाता है इसे. डिशूट्स इज अगेन अ प्लेस और ये फिशिंग. मेचिलस इन ओरेगन, अगेन ओरेगन इज़ अ प्लेस. उसके अलावा फिशिंग फॉर सामन. सामन अगेन मैंने बताया एक तरह की फ़िश है, और कहाँ पे, कोलंबिया में. ठीक है. और बम्पिंग लेक तो है कास्केड्स में. तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इनमें से मतलब ये बता रहे हैं कि दुनिया मतलब अमेरिका में कितनी ही जगह हैं, कितनी स्टेट्स हैं, कितनी लेक्स हैं, रिवर्स हैं, कास्केड्स हैं, जहाँ पर वो गए अलग अलग फ़िशिंग के लिए. चाहे इनमें से उन्होंने ट्राई भी करा है, कहीं पर भी गए हो, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए. वो डर ज्यों का तो इन पर बना रहा. राइट. वेर एवर आई वेंट द हॉन्टिंग फेयर ऑफ द वाटर फॉलोड मी. वो जो दहशत भरा एक मंज़र था वो दहशत बनी ही रही, और उस डर ने इनका पीछा नहीं छोड़ा. ज्यों का त्यों वो डर इन पर बना ही रहा. इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स. फिशिंग ट्रिप्स स्टूडेंट्स, स्पेशली अमेरिकन्स की मैं ये बात करूँगी. अमेरिकन्स में फ़िशिंग को लेकर बहुत लगाव है. जैसे इंग्लिश लोग जो होते हैं वो क्रिकेट को खासा पसंद करते हैं. और कौन सा क्रिकेट, जैसे अगर इंडियंस की बात करूं तो 2020 ज़्यादा पसंद करेंगे. मतलब वो वाला क्रिकेट जो जल्दी से ख़त्म हो जाए, मतलब जितना कम टाइम लगे. अदरवाइज़ क्रिकेट पहले 50 ओवर्स का जब हुआ करता था तो पूरे 9 घंटे भी लगते थे. बट इंग्लिश लोग टेस्ट क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, टेस्ट मैच. राइट. तो ये जो तो ये एक लगाव होता है हर एक चीज़ के प्रति. तो इंग्लिश लोग इस तरीके का लगाव है क्रिकेट के प्रति. और जो अमेरिकन्स हैं उन्हें फ़िशिंग करना बहुत पसंद है, मछली पकड़ना एकदम शांति से, और बहुत पेशेंस चाहिए होता है. इन्हें भी ये जो बाकायदा इस चीज़ के लिए ट्रिप्स लगाते हैं कि वहाँ जाएंगे, वहाँ पर वो फ़िश पकड़ेंगे, और अलग अलग तरीके के फ़िश हैं वो पकड़ना भी बहुत अच्छा लगता है. जैसे एक समय पर शिकार करने का होता था ना, उस जंगल जाएंगे और उसका शिकार करेंगे. तो अमेरिकन्स के लिए फ़िशिंग वाला बहुत पसंद आता है इनको. लेकिन इनके पानी के डर की वजह से ये चाहे कहीं पर भी गए हों, इनकी हर फिशिंग ट्रिप जो है वो रुइंड हो गई है, मतलब बर्बाद. रुइंस मतलब बर्बाद हो जाना. deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. कैनोइंग एंड बोटिंग तो आप समझ गए होंगे, बोट चलाना. कैनोइंग क्या होता है, दिस इज़ नॉट कैनोइंग. ये लेकिन बहुत ही पतली सी बोट होती है, बहुत पतली सी होती है एकदम. और उसमें या तो एक जने की बैठने की जगह ही होती है, और इससे ज़्यादा है तो 2 जने की बैठने की जगह वाली कैनोइंग होती है, जिसके अंदर कैनोइंग जो उसी को ही कहते हैं. तो इट्स वेरी टफ. वो ऐसे पलट जाती है, अगर आपको बैलेंस करना नहीं आए तो पलट जाती है. तो काफ़ी पतली सी होती है. सो मुश्किल होता है ये कैनोइंग करना. राइट. बोटिंग है, स्विमिंग है. तो यहाँ पर वो जो डेप्राइव का मतलब क्या होता है, टू टेक अवे, एक तरीके से वंचित रहना. यानी इनका ये जो डर था वो कितनी ही उनके एक्सपीरियंस, चाहे कैनोइंग हो, राफ्टिंग भी कह सकते हैं, राफ्टिंग हो, बोटिंग हो, स्विमिंग हो, तैरना हो, कुछ भी हो, पानी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ख़ास तौर से फ़िशिंग, वो सारी ट्रिप्स और वो सारे एक्सपीरियंसेस इनके अब ख़राब हो गए, क्योंकि ये वो कर ही नहीं पाते थे. उनके दिमाग में, उनके जहन पे वो डर बैठा हुआ था. आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फेयर बट इट हेल्प मी फर्मली इन इट्स ग्रिप. मतलब हर मुमकिन कोशिश कर ली इन्होंने इस पर काबू पाने की, इस डर पे काबू पाने की, लेकिन इस डर ने उन पर एक बढ़िया फर्म यानी स्ट्रॉन्ग ग्रिप मतलब पकड़, तो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पकड़ बना रखी थी. इस डर से वो बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. अब एक दिन क्या हुआ, अक्टूबर में उन्होंने ये डिसाइड कर लिया, निर्णय कर लिया कि मुझे तो स्विमिंग सीखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए. मुझे अपने इस डर पे काबू पाना है. भाई मैं तो, मेरी आधी से ज़्यादा ट्रिप्स तो एकदम बर्बाद ही हो जाएंगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को बुलाया ताकि वो स्विमिंग सिखा सकें इसको. ठीक है. एक इंस्ट्रक्टर को बुला लिया. वो पूल पर गए और 5 दिनों तक, एक हफ्ते में 5 दिन, और हर रोज़ 1 घंटा उन्होंने प्रैक्टिस की. मतलब एक हफ्ते में 5 घंटे हो गए ना, 5 दिन 1-1 घंटे के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 5 घंटे की प्रैक्टिस. यहाँ स्टूडेंट्स एक चीज़ देखिए, ये वाला पैराग्राफ जो है, जो शुरुआती लाइन है, इसके अलावा
ये लाइंस भी जो हैं, ये सारी लाइंस जो जगह जगह बता रहे हैं, इनफैक्ट इसके भी पहले जो पैराग्राफ है जिसमें भी ये बताया गया है कि वो कास्केड्स के बारे में जब पता चला, तो ये सब ये दर्शाता है कि भले ही इन्हें कितना भी ये फोबिया है, जितना भी डर लगता हो डगलस को, हर एक मौके पर वो अपने उस डर पे काबू पाना चाहते हैं। चाहे वो कुछ भी करना चाहते हो, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, हाँ वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन काबू पाना चाह रहे हैं कि वो ये खौफ बना ना रहे उन पर। ये उनका एक बहुत ही क्या दिखाता है, ऑप्टिमिज्म। स्टूडेंट्स, ये कुछ छोटी छोटी डिटेल होती हैं जो आप अपने आंसर्स में अगर ऐड करेंगे ना तो आपका आंसर बेहतर बनेगा। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है सकारात्मकता। तो यानी सकारात्मकता दर्शाता है ये कि ये व्यक्ति का जो नज़रिया है अभी भी कितना पॉजिटिव है कि नहीं, मुझे अपने डर पे काबू पाना है। अदरवाइज लोग जिस चीज़ से डरते हैं उस डर से भाग जाते हैं। इसका मतलब है कि वो डर से हार गए। देखिए, डरना कोई गलत बात नहीं होती। किसी को किसी चीज़ से डर लगता है, किसी को कॉकरोच से बहुत डर लगता है, इट इज़ फाइन कि भाई इट्स नॉर्मल है ना, डर लग जाता है। लेकिन डर से मत डरो, डर के आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि डर के आगे जीत है। और यहाँ ये डर के आगे बढ़ने की ही कोशिश कर रहे हैं हमारे जगलर्स। और इसके लिए जो इन्होंने पहला स्टेप यहाँ फाइनली उठा ही लिया है वो ये है कि इंस्ट्रक्टर बुला लिया है। और इंस्ट्रक्टर जो है अब इनको हर हफ्ते में 5 दिन 1-1 घंटे प्रैक्टिस भी करवा रहा है, राइट। अब आगे क्या होता है, द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। मतलब केबल क्या होता है, थिक रोप जो है। तो यहाँ पर क्या किया, इंस्ट्रक्टर को बिल्कुल बताया होगा कि क्या प्रॉब्लम है, किस बात का डर है। तो उन्होंने क्या, कमर में एक बेल्ट बांधी, बेल्ट को एक केबल से लगा दिया और केबल ऊपर से जा रही है कि भले अगर आप तैर नहीं पाए ना, और अगर मान लो कई बार क्या होता है डर के मारे हाथ पैर फूल जाते हैं तो प्रॉपर्ली काम नहीं हो पाता। अच्छी से अच्छी स्विमिंग भी आती होगी तब भी जब डरेंगे ना तो हाथ पैर प्रॉपर्ली नहीं पड़ेंगे पानी के अंदर, तो डूब सकते हैं। तो इससे बचने के लिए जब हमारा दिमाग तैयार रहता है ना कि नहीं मैं नहीं डूबूंगा क्योंकि मैं ऊपर बंधा हुआ हूँ, तो खौफ नहीं आता और पैनिक नहीं होते हैं। तो ये इस तरीके से बांध दिया। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे जाना, मतलब उस केबल की बांध दिया और आगे पीछे जाना, और वो मतलब प्रैक्टिस जो है वो करना शुरू कर दिया। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द pool, hour after hour, day after day, week after week, on each trip across the pool a bit of the panic seized me। यानी क्या हुआ, प्रैक्टिस चलती रही लेकिन हर एक के बाद वो जो पैनिक है वो तो था ही, अभी तक पूरी तरह ठीक तो नहीं हुआ था ना, लेकिन इनकी कोशिश पूरी जारी थी कि हाँ एक के बाद एक ये लैप्स लिए जा रहे थे। लैप्स ही कहते हैं कि एक बार जाके वापस आ जाना पूल के अंदर, इट इज़ नोन एज लैप्स, राइट। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze। अब यहाँ क्या होता था कि भाई ठीक है रस्सी बंधी हुई है, लेकिन उस रस्सी को खोलेंगे भी तो ना, लाइफ टाइम ऐसे थोड़ी कि रस्सी बंधी हुई रहेगी। तो जैसे ही इंस्ट्रक्टर को थोड़ा लगता है कि हाँ रस्सी थोड़ी सी लूज़ करनी चाहिए और लूज़ करने लगता है, और जैसे ये पानी में थोड़ा सा भी डिप होने लगता है, डूबने लगते हैं, ये डर जाते हैं, डगलस डर जाते हैं कि मैं डूबा, और फिर से वही पुरानी मेमोरीज़, वही ख्यालात वापस इनके दिमाग पर हावी होने लग जाते हैं कि मैं डूब जाऊंगा। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक। स्लैक का मतलब क्या है, रिड्यूस, कम होना। लगभग 3 महीने लगे जब उनकी जो ये टेंशन और ये डर था थोड़ा सा कम होने लगा। Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि 3 महीने तो सिर्फ उनको इस चीज़ में लग गया कि हाँ मैं नहीं डूबूंगा। अभी तक 3 महीने में सीखी नहीं है उन्होंने। 3 महीने में सिर्फ ये रिलैक्स हुए हैं कि हाँ चलो ठीक है मैं पानी में अब आ गया, मैं इसके साथ सेटल हो गया हूँ। अब रोप हटाने लगे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है, फेस को पानी में डालना। अभी तो फेस ऊपर था, उसी में ही तैरना करना सीख रहे थे, पानी से हैबिचुअल हो रहे थे। अब यहाँ पर फेस को पानी के अंदर डालने के लिए बोला है, एक्सहेल करने के लिए। एक्सहेल का मतलब होता है ब्रीथ आउट, मतलब सांस छोड़ना, कि मुंह को पानी के अंदर ले जाओ और सांस को छोड़ो। एंड टू रेज माई नोज, और फिर नाक को बाहर निकालो पानी से बाहर निकालो। एंड इनहेल यानी ब्रीथ इन, सांस लेना। तो जब पानी के अंदर जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे, पानी के बाहर जब आएंगे तो सांस लेंगे। ये एक प्रैक्टिस होती है जो ये करवा रहे हैं कि भाई इस तरीके से प्रैक्टिस करना सीखो ताकि आप उसके हैबिचुअल हो जाओ।
हैबिचुअल हो जाना बेसिकली होता है कि नेचुरली कोई चीज़ आपके अंदर आ जाना। फॉर एग्जांपल कि जब हम पानी, अगर स्विमिंग का ही मैं एग्जांपल दूं तो ब्रीद इन ब्रीद आउट, मतलब सांस लेना सांस छोड़ना, इसकी एक्सरसाइज स्पेशली करनी पड़ती है। इतनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है कि नेचुरली जो स्विमर होता है ना, नेचुरली पानी के अकॉर्डिंग फिर सांस लेता है। उसके वो सोच सोच के कॉन्शियसली नहीं करता वो काम, नेचुरली उसकी हैबिट वो हो जाती है कि हमें पानी में हूँ, पानी के अंदर गया तो सांस छोड़नी है, पानी के बाहर आया तो सांस खींचनी है। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? I repeated the exercise hundreds of times. Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went under the water. यहाँ पे words का मतलब देख लेते हैं। shed का मतलब है, यहाँ पर मतलब है removed, shed मतलब गिराना, जैसे shedding the tears होता है ना, आंसुओं को गिरना। तो धीरे धीरे कमी आती गई, धीरे धीरे कम होता गया यहाँ पर इनका जो डर है। पैनिक, घबराहट, हड़बड़ाहट, हमने जाना ये fear। सीज का मतलब है ग्रिप्ड, गिरफ्त। तो यहाँ पर ये कोशिश करने लगे, इन्होंने बहुत इस चीज़ की एक्सरसाइज की और धीरे धीरे उनका जो ये डर है या खौफ है, पानी के अंदर जाने का जो खौफ है, वो धीरे धीरे कम होने लगा। अब आप देखिए 3 महीने में तो सिर्फ वो इतना रिलैक्स हो पाए थे कि पानी के अंदर बिना बहुत ज़्यादा घबराए जाने लगे। 3 महीने लगे इंस्ट्रक्टर को, तो सोचिए इंस्ट्रक्टर भी कितना ज़्यादा पेशेंट होगा, कितना सब्र और धीरज के साथ काम कर रहा होगा। और वो करने के बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद ये धीरे धीरे ये एक्सरसाइज करने लगे कि पानी के अंदर जाना है तो सांस छोड़नी है, पानी के बाहर आना है तो सांस खींचनी है। ये एक्सरसाइज करने लगे और रिपीटेडली कर रहे थे, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स की, हज़ारों बार कर रहे थे। इसके बाद है नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हेल्ड मी किक विद माई लेग्स। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। अब क्या होता है, जैसे पूल है, मान लीजिए ये पूल है, ओके, ये पानी है अंदर, राइट, ये पानी है और यहाँ पर क्या होता है किनारे पे, यहाँ पर क्या होता है, ओके, किनारे पे मान लीजिए यहाँ पर हमारे डगलस हैं, ये डगलस हैं, ये यहाँ कहीं है। तो यहाँ पर एकदम किनारे पे और यहाँ पे हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे आ रहा है ना समझ में कि बैठे हुए हैं। तो ये इंस्ट्रक्टर है, इनको यहाँ पर पकड़ के रखते थे एकदम, और इस पोजीशन के अंदर ये हालांकि इनको तो खैर बहुत डर लगता है जगलर्स को, लेकिन ये एक्चुअल तरीका भी होता है स्विमिंग सिखाने का स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर हाथ या कंधे से पकड़ लेना पूरी बॉडी को, और जो व्यक्ति है जो स्विमिंग सीख रहा है वो सिर्फ अपने पैर चलाने की प्रैक्टिस करता है, क्योंकि डायरेक्ट तो पानी के अंदर स्विमिंग करना नहीं सीख सकता ना, पैर चलाते हुए अंदर ही चला जाएगा तो पैर चलाने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर पकड़ लिया जाता है और वो सिर्फ पैर चलाते हैं। एक बार जब हैबिचुअल हो जाते हैं तो फिर किसी बाहर मतलब दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती है पकड़ने के लिए। इनफैक्ट ये जो सरफेस, ये जो टाइल्ड एरिया होता है ना, ये वाला हिस्सा जो होता है उसको ही पकड़ के प्रैक्टिस होने लग जाती है, डर नहीं लगता। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमारे जगलर्स को चूँकि डर लगता है तो ये महीनों इन्होंने काफ़ी टाइम तक, सिर्फ हफ्तों तक सिर्फ यही एक्सरसाइज की, पैर थपथपाने की, पैर पटकने की, राइट। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। अब शुरू में तो डर लगता था तो पैर काम ही नहीं करते थे, तो ऐसा कहना है हमारे जगलर्स का कि पैर बोलते थे कि भैया हम तो हिलेंगे भी नहीं। तो सच भी है, क्योंकि डर लगता था तो पैर बिल्कुल काम नहीं कर पाते थे। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। कमांड मतलब उनको ऑर्डर देना। तो यहाँ पर है कि फाइनली मेरे पैरों को भी ये आदत हो गई कि हाँ चलो पानी की आदत हो गई, और फाइनली मेरा ब्रेन उनको जो कमांड दे रहा था, जो ऑर्डर दे रहा था कि भाई ऐसे करो, तो मेरे पैर भी प्रॉपरली काम करने लगे पानी के अंदर, यानी धीरे धीरे वो पैर मारने लगे। तो स्टूडेंट्स मतलब ये पुरजोर कोशिश कर रहे हैं अपनी कि किसी तरीके से ना इस डर पे काबू पा लिया जाए। आगे, thus piece by piece he built a swimmer। पीस बाय पीस का मतलब है जैसे हम कहते हैं ना तिनका तिनका करके, तो उसी तरह टुकड़े टुकड़े करके धीरे धीरे, थोड़ी धीरे धीरे ही बिल्ट अ स्विमर, मतलब एक स्विमर बन गए वो धीरे धीरे, राइट। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। इन अप्रैल ही सेड, नाउ यू कैन स्विम, dive off and swim the length
ऑफ पूल क्रॉल स्ट्रोक। ये बात कर रहे हैं इंस्ट्रक्टर की कि इंस्ट्रक्टर ने धीरे धीरे इतना पेशेंटली काम किया हमारे जगलर्स के साथ, धीरे धीरे उनको एक स्विमर में तब्दील कर दिया, बना दिया। और जब वो परफेक्ट हो गए, हमारे जगलर्स जो हैं परफेक्ट, जब ये हो गया कि हाँ अब ये ना इनको फोबिया है, कोई खौफ भी नहीं है, ये एकदम परफेक्टली इनको आ गया है स्विम करना, तो इन्होंने he put them together into an integrated whole, मतलब वो सारे पीसेस, इसका ये मतलब है बेसिकली कि उन्हें अब अकेला छोड़ने लग गए पानी के अंदर। अप्रैल के अंदर, यू नो व्हेन डिड ही स्टार्ट, अक्टूबर में। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इट्स द 7th मंथ। और 15 दिन में यूजुअली जो कोर्स होता है ना, 15 से 1 महीने का कोर्स होता है, उसके बाद तो बस प्रैक्टिस चलती है। यहाँ तो 3 महीने लग गए सिर्फ पूल के अंदर हैबिचुअल होने में। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम। अप्रैल के अंदर इस इंस्ट्रक्टर ने क्या कहा कि हाँ अब तुम तैर सकते हो भाई। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल, स्ट्रोक। अब यहाँ क्या है, डाइव मारने के लिए, डाइव का क्या मतलब, स्ट्रोक का मतलब है अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ मूविंग द आर्म्स एंड लेग्स इन स्विमिंग, मतलब अलग अलग। स्ट्रोक मारना मतलब ये है कि जब स्विमिंग करते हैं तो ये जो एक्शन होता है ना, दैट इज़ नोन एज स्ट्रोक। तो फ्रंट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक, ये अलग अलग होते हैं कि आप अगर सामने की तरफ जा रहे हैं तो फॉरवर्ड होता है, पीछे की तरफ आ रहे हैं, या पानी में अगर उल्टे लेटे हुए हैं, या सीधे मतलब आपका मुंह ऊपर है पानी के, तो किस तरीके से है। तो और बटरफ्लाई जब दोनों हाथों को इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ बटरफ्लाई स्ट्रोक। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं, दैट इज़ नोन एज स्ट्रोक। तो यहाँ क्या हुआ, उन्होंने पूल में गोता, डाइव ऑफ मतलब पूल में जो डाइव करते हैं गोता लगाते हैं, गोता लगाने के लिए कहा, और क्रॉल स्ट्रोक नामक एक विशेष शैली में पूल की लंबाई तक तैरने के लिए कहा, मतलब एक लैप लगा कर आने को कहा कि वहाँ तक तैर के वापस आओ। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, यानी आई डिड मतलब मैंने कर दिखाया, मैंने वही लैप लिए, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे जैसे मुझे इंस्ट्रक्टर ने कहा, और इंस्ट्रक्टर का काम यहाँ ख़त्म हो गया था। इंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म हुआ, उसके जो लेसन्स थे वो पूरे हुए, और मैं पानी में उतरने लगा अब। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, मतलब इंस्ट्रक्टर का काम तो हो गया था, मेरा नहीं। I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. इसका मतलब ये है कि अभी तक तो इंस्ट्रक्टर साथ में था, तो यहाँ इसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये था, हाँ ये स्विमिंग भी करना सीख गया, सब हो गया, ये सब हैबिचुअल हो गया, उसका खौफ दूर हो गया, लेकिन ये सब कुछ हुआ इंस्ट्रक्टर की मौजूदगी में, उसकी प्रेजेंस में। अब इसके दिमाग में ये था कि अगर इंस्ट्रक्टर नहीं हो और फिर मैं पूल के पास जाऊँ अकेला, तब भी क्या मैं इतना ही कॉन्फिडेंटली तैर पाऊँगा। I tried it. I swam the length up and down. Tiny vestiges of the old terror would return, but now I could frown and say to that terror, trying to scare me, huh, well, here is to you, look, and off I would go for another length of the pool. ये vestiges का मतलब होता है students, traces या marks कह सकते हैं, मतलब किसी चीज़ की जो एक झलक सी जो होती है कि ये इसके ट्रेस है या ये इसकी मार्क्स हैं। तो यहाँ पर ये है कि जब इसने ट्राई करा और जब उसने तैरना शुरू किया तो कुछ कुछ झलकियाँ और कुछ कुछ हल्के हल्के जो ख्याल थे वापस आ तो रहे थे, उसी टेरर के, उसी रिटर्न हो रहे थे उस खौफ के, लेकिन अब हावी नहीं हो पा रहे थे डगलस पे। मतलब अभी भी खौफ तो आ रहा था, क्योंकि वो याद ऐसी है, आप उसे भुला तो नहीं सकते, लेकिन वो याद अब इन पर हावी नहीं हो रही थी, इनके दिमाग पर हावी नहीं हो रही थी। और यहाँ पर यही वाली बात, यही मैसेज है, यही सिखाया जा रहा है कि अब ये हावी नहीं हो रहा था ये खौफ इनके ऊपर। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर। अब ये बहुत अच्छा डायलॉग इन्होंने यहाँ बोला है। फ्राउन का मतलब होता है ऐसे माथे में बल लेकर आना, ऐसे, ठीक है, तो दिख रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है, माथे पे बल लेकर आना। तो यहाँ पर माथे पे बल लेकर आते हैं और क्या डायलॉग मारते हैं पानी को, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, हाँ मजाक सा उड़ा रहे हैं पानी का कि मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, वेयर हियर इज टू यू, ये रहा तुम्हारा जवाब। और क्या करते हैं जवाब में, लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, यानी पलट कर क्या जवाब देते हैं पानी को कि मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, अरे रुको अभी मैं बताता हूँ, और फिर पानी में एक और लैप लेने लग जाते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो पानी के खौफ को हराया जा रहा है, पानी को नहीं हराया जा रहा है, उससे जो डर लग रहा था ना इन्हें, उसे हराया जा रहा है। और वो हराने का तरीका क्या है, वो ऐसा थोड़ी है कि सामने पानी और उसमें ढिशुम ढिशुम करने लग जाएंगे, नो, ये नहीं होगा। इनफैक्ट क्या होगा,
पानी में जो तैरने से डर लगता है, जब वो तैरना शुरू कर देंगे तो उस डर की छुट्टी हो जाएगी और यहाँ पर जगलर्स की जीत हो जाएगी, और वही यहाँ पर हुई, राइट? This went on until July, but I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left. So I went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island, and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. अब यहाँ पर हमारे जो जगलर्स हैं उन्हें अभी भी पूरी संतुष्टि नहीं मिली थी। उनको ये था हाँ स्विमिंग पूल में तो मैं अकेले तैरने लग गया, सब सही है, लेकिन उन्हें 100% तसल्ली चाहिए थी। और वो तसल्ली उन्हें कैसे मिली? जुलाई तक उनको ये अभी भी वो कश्मकश में थे कि मैं कभी लेक में जाऊँ। ये जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ होती हैं ना, उनकी बात हो रही है कि स्विमिंग पूल तो ठीक है चलो, लेकिन नेचुरल वाटर बॉडीज़ अलग होती हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट्स कि स्विमिंग पूल में तैरना का ये मतलब नहीं कि रिवर में भी एकदम बढ़िया से तैरना आ जाता है, उसकी अलग प्रैक्टिस है। रिवर हो, झरना, तालाब, समंदर, राइट? सो बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। अभी भी उनके दिमाग में था कि शायद अभी भी 100% तो ये खौफ मेरा पीछा नहीं छोड़ा है, कुछ ना कुछ तो अभी भी ज़रूर होगा। तो उसके लिए क्या किया इन्होंने? लेक वेंटवर्थ है न्यू हैम्पशायर, इस लेक में गए। न्यू हैम्पशायर में लेक है, कौन सी? वेंटवर्थ। वहाँ गए, वहाँ पर उन्होंने गोता लगाया, डाइव मारा, और वहाँ से लेकर लगभग 2 मील तक वो तैरते रहे। और तैर के कहाँ तक तैरे वो? स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक तैरे। यानी उन्होंने 2 मील लंबा एक सिंगल लैप लिया। सिंगल लैप मतलब सिंगल स्ट्रेच में वो वहाँ तक तैरते हुए गए। I swam the crawl, breaststroke, side stroke and backstroke। ये सारे जो जैसे मैं आपको बताई, जैसे यहाँ पर भी अलग अलग तरीके से हैं, जैसे ये फ्रंट स्ट्रोक, जो बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक, इस तरीके से अलग अलग तरीके से स्ट्रोक है। जैसे इसमें अगर आप देखें तो इनका जो चेहरा है ऊपर की तरफ है, सो इट्स द बैक स्ट्रोक और द फ्रंट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, राइट? तो इस तरीके से अलग अलग, और जब दोनों हाथ चलाते हैं एक साथ तो उसे कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रोक। साइड की तरफ से जाते हैं, दैट इज़ नोन एज साइड स्ट्रोक। तो ये अलग अलग तरीके से ये स्ट्रोक्स या ये जो होते हैं तैरते हुए जाना, उसे कहा जाता है, राइट? ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। सिर्फ बीच में एक बार जो है थोड़ी घबराहट सी हुई, डर लगा होगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगाया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। अब यहाँ जब लेक जो थी उसमें जब एकदम बीच में पहुँचे, वहाँ सबसे ज़्यादा गहराई होती है बेसिकली। तो यहाँ जब उन्होंने थोड़ा सा अंडर वाटर गए, पानी के अंदर एकदम गए, तो क्या दिखा उनको? कुछ नज़र नहीं आया, पानी पानी नज़र आया। अब बिल्कुल वो वापस उसी वक्त वहीं उस मौके पर पहुँच गए जब वो डूब रहे थे, जब छोटे बच्चे थे 10-11 साल वाले। तो वहाँ उन्हें थोड़ा डर लगा, बिल्कुल लगा, लेकिन फिर उन्होंने किया क्या? The old sensation returned in miniature। miniature मतलब small form, तो या small size। तो यानी स्मॉल साइज़ के रूप में ऐसा हुआ ज़रूर, बट ऐसा नहीं हुआ कि फिर से जैसे मैंने बताया कि उन पर हावी हो गया, और नहीं, हावी नहीं हो पाया था। I laughed and said, well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? फिर से इन्होंने अपने वो जो खौफ है, डर है, उसको फिर से बोला कि क्या लगता है तुम्हें मिस्टर, यानी श्रीमान घबराहट, या टेरर क्या होता है? दहशत। तो हम बोलते हैं क्या लगता है तुम्हें श्रीमान दहशत, कि क्या तुम मेरा क्या बिगाड़ पाओगे या क्या कर पाओगे तुम मेरे साथ? It fled and I swam on। यानी उसने बिल्कुल भी जगलर्स जो हैं उस डर से घबरा नहीं रहे हैं। डर लग भी अगर रहा है तो अपने ऊपर उसको हावी नहीं होने दे रहे हैं, और उसको और डायलॉग और बोलकर आए हैं कि श्रीमान दहशत, यानी मिस्टर टेरर, क्या लगता है क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तुम पर फतह कर चुका हूँ, राइट स्टूडेंट्स? तो ये आपको भी सीखना है कि कभी किसी चीज़ से अगर इतना ज़्यादा डर लगे, जैसे मैरी कॉम मूवी जो आई थी प्रियंका चोपड़ा की, उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग है। अब हम जानते हैं कि मूवीज़ में हम सिर्फ डायलॉग्स और ये है, लेकिन नहीं, सीखने को भी मिलता है। उसमें एक डायलॉग है कि किसी को इतना भी नहीं डराना चाहिए कि डर ही ख़त्म हो जाए। इस पर हम ये भी देख सकते हैं कि किसी इतना भी नहीं डरना चाहिए कि सामने वाले का डर हम पर हावी हो जाए, राइट? तो ख़त्म कर देना चाहिए उस डर को। कभी भी कोई डर खुद पर हावी ना होने दे, वरना होगा क्या? अल्टीमेटली आप ही का नुकसान होगा, है कि नहीं? तो वो नहीं करना है। आगे देखते हैं। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स। रेजिडुअल डाउट्स मतलब
रेसिड्यूज क्या होते हैं, छोटे छोटे बचे हुए कह सकते हैं अवशेष टाइप, थोड़ा बहुत अभी भी, थोड़ा बहुत हिंट डर का अभी भी था, थोड़ा शंका अभी भी थी. At my first opportunity, I hurried west, went up the Teton to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Meadow Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. अब हमारे यहाँ डगलस अपने आप को हर तरीके से चैलेंज कर रहे हैं. जहाँ जहाँ मेडोज़ के अंदर चले गए, जहाँ जहाँ उनको कैंपिंग कर रहे हैं, कैंपिंग मतलब रात में कैंप्स लगा के वहीं ठहरना रुकना, अपने आप को हर तरीके से चैलेंज कर रहे हैं कि कहीं मुझ पर वो खौफ, मुझ पर वो दहशत फिर से हावी तो नहीं हो रही है. तो अपने आप को 100% टेस्ट करना चाहते हैं ये. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्ट्रिप्ड का मतलब होता है कि उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे उसे हटा के अपना जो स्विम सूट है उसमें गए, राइट. लेक के अंदर उतरे और एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, जस्ट एज डाउ कॉपरॉन यूज्ड टू डू. तो यहाँ पर जाओ कॉपरॉन भी एक स्विमर है, तो बोले जैसे ये स्विम क्या करते थे, मैं भी उसी तरीके से स्विम करके एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैरते हुए गया. I shouted with joy and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. ये गिलबर्ट पीक है मतलब पहाड़ का वो पहाड़ बेसिकली, और यहाँ से रिटर्न द एको का मतलब क्या होता है, पहाड़ों के अंदर कभी आप गए हैं और क्या वहाँ पर कभी आपने आवाज़ या ऊंची आवाज़ में चिल्लाया है. अगर आपने नहीं तो क्या कभी किसी मूवी में कोई सीन ऐसा कुछ देखा है, या डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी काफ़ी आता है, डिस्कवरी चैनल्स पे जो होती हैं उनमें भी काफ़ी दिखाया जाता है कि पहाड़ों में जब हम कुछ ज़ोर से चिल्लाते हैं या बोलते हैं तो हमारी आवाज़ गूंजती है, एको होती है बार बार. तो ये जब वहाँ जा गए, ये तैर लिया इन्होंने, तो इन्होंने विक्टोरियस वे में खुशी से चिल्लाए और इनकी आवाज़ें पहाड़ों से टकरा टकरा के वापस आ रही थी और गूंज रही थी. तो यहाँ हमारे डगलस के लिए ये बहुत ही बड़ी विक्टोरियस मोमेंट है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को 100% टेस्ट कर रहे हैं, हर तरीके से अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं कि मेरे अंदर कहीं भी खौफ का एक अंश भी कहीं रह तो नहीं गया है. The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. ये एक बहुत ही अच्छी लाइन है स्टूडेंट्स. ये जो सेंटेंस है ना, बेहद खूबसूरत सेंटेंस है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो एक्सपीरियंस इन्हें हुआ था ना, हमारे डगलस को ये जो खौफनाक एक्सपीरियंस हुआ था, बिल्कुल वो भी बचपन में 10-11 साल की उम्र में, और उससे भी पहले जाएं तो जब 3 साल की उम्र थी तभी वो जो सर्फ करने गए थे अपने पापा के साथ, तब भी पानी में गिर गए थे, उससे भी डर लग रहा था इन्हें. तो कई बार ये दिमाग में आने लग जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पानी से खतरा है मुझे. अक्सर हम लोग सुपरस्टिशियस हो जाते हैं ना. ये भी डर गए थे, सुपरस्टिशियस नहीं हुए, लेकिन जो एक्सपीरियंस इनके साथ हुआ बुरी तरीके से लोग ये डर गए थे, राइट. लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है उनका बहुत ही गहरा अर्थ निकल कर आया डगलस के लिए. कैसे? एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर. इनका कहना है कि सिर्फ वो लोग जिन्हें स्टार्क टेरर यानी एकदम गंभीर और गहरा और मात्र दहशत यानी फोबिया कह सकते हैं हम, कि ऐसी दहशत मन में बैठी हो कि आप उसे उबर ना पा रहे हो, यानी शेयर टेरर, सिर्फ और सिर्फ खौफ. जो ऐसा एक्सपीरियंस जानता है और जिसके साथ ऐसा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वही जानता है और वही समझ सकता है कि मैंने किस चीज़ पर विजय पाई है. यानी हो सकता है कि किसी को लगता हो अरे स्विमिंग ही तो है, ठीक है सीख ली होगी, कितने लोग हैं, कितने बड़े बड़े स्विमर्स हैं, क्या बड़ी बात हो गई. लेकिन बड़ी बात इसलिए है कि एक ऐसे व्यक्ति ने स्विमिंग सीख ली और वो भी नेचुरल वाटर बॉडीज़ के अंदर तैरना शुरू कर दिया, हर उस जगह पे जहाँ पे साधारण इंसान को भी थोड़ा डर लगे, अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि मेरे अंदर खौफ तो नहीं रह गया है, हर ऐसी जगह पे जाके अपने आप को टेस्ट कर रहे थे. और फाइनली एक ऐसे व्यक्ति ने फतह हासिल कर ली अपने डर पर, जिसे स्विमिंग पूल के नाम से भी डर लगता था. पानी के अंदर, पानी पीने वाला नहीं, मतलब डुबकी लगा के तैरने वाला जो पानी है, वहाँ जाने से भी जो बुरी तरह से डरता था, खौफ खाता था, वो व्यक्ति तैरने लग गया. जो स्टार्क टेरर समझ सकता है वही समझ सकता है कि ये क्या विजय है, और वही इस विजय को, इस विक्ट्री को अप्रिशिएट कर सकता है, उसकी सराहना कर सकता है. वरना बाकी लोग तो ये भी कह सकते हैं कि हाँ तो क्या बड़ी बात हो गई, राइट. इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ.
समझ में आया? बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, अपनी नोटबुक्स में इसको अंडरलाइन करके लिख दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। वाकई में बहुत बड़ी बात है कि जब मर जाते हैं तो मरना बेसिकली पीस होता है, मतलब एकदम शांति सी, क्योंकि इन्होंने एक्सपीरियंस किया है ना कि एक मोमेंट में उन्हें यही लग रहा था कि वो मर ही रहे हैं, तब इनको बहुत ही सब कुछ शांत और रिलैक्स लग रहा था, डर किसी बात का लग ही नहीं रहा था। तो डरने का मतलब जो मरना होता है ना, मरने का कोई डर नहीं लगता, लेकिन किस चीज़ का खौफ, किस चीज़ का होता है? खौफ होता है इस डर का कि कहीं हम मर ना जाए। ये जो हम विचार करते हैं, ये जो हम सोचते हैं ना, ये जो डर होता है ना, अरे ऐसे करेंगे कहीं हम मर ना जाए, अरे हम ऐसा करेंगे कहीं हम मर ना जाए, कहीं हम मर ना जाए वाला जो डर होता है ना, वो दहशत फैलाता है। मरना दहशत नहीं फैलाता, मरना तो अपने आप में एकदम शांति दे देता है, शांति हो जाती है ना, एकदम झंझट ही खत्म हो जाता है। तो ये बिल्कुल, मरना इज नॉट अ टेरर, fear of death terrorizes. Right, students, clear here? As Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself. अगर हमें किसी से डरने की ज़रूरत है ना, तो डर से ही डरना चाहिए, अदरवाइज तो डराने जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, या डरने जैसी कोई चीज़ है ही नहीं. Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity. बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस हो गया था, दो चीज़ों का एक्सपीरियंस हो गया था, बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट टेयर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस. एक तो क्या, एक तो किस चीज़ का खौफ? मरने का जो सेंसेशन होता है ना, मतलब जो मरने की एक जो ये एक सनसनी सी होती है कि मरना बेसिकली क्या होता है, वो इन्होंने ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस ही कर लिया था, क्योंकि इन्हें ऑलमोस्ट लग गया था कि अब ये नहीं बचे हैं. राइट, ये जब एक्सपीरियंस कर लिया था, एक तो इस बात का इनको एहसास हो गया था, दूसरा द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस. जब मर रहे थे उस टाइम पे जो और खौफ पैदा हो रहा था, उसका भी तो टेरर हो रहा था इन्हें. समझ में आया या नहीं आया स्टूडेंट्स? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं कि एक तो मरने का उस वक्त कि मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, ये डर, और ये डर ने खौफ पैदा किया आगे भविष्य के लिए भी कि अरे मैं तब मर रहा था, ऐसे होगा तो मैं मर जाऊँगा, ये खौफ. यानी मरते हुए के समय जो इनके अंदर एक डर पैदा हो गया, वो जो फोबिया का रूप ले लिया, वो तो एक तो उसी मोमेंट का, और एक जो आगे भविष्य में भी इन पर हावी रहा, वो ये दोनों चीज़ें इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से करीब से इन्होंने एक्सपीरियंस की है. द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी. फिर भी किसी तरीके से जीने की जो चाह है वो इनकी काफ़ी गंभीरता से, काफ़ी स्ट्रांगली इनके अंदर फिर से जागी. एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर. और आखिरकार ये जो इनकी मंशा थी और ये जो विल पावर थी इनकी अंदर की, जो इन्होंने जो निर्णय ले लिया था कि नहीं मुझे इस खौफ को जीतना है, उससे इन्होंने अपने सारे खौफ जो हैं वो एक तरफ रख दिए, सारे डर एक तरफ रख दिए. फिर कहीं पहाड़ी पर चढ़ना हो, क्लाइंब करना हो, किसी भी पीक पर चढ़ना हो, या फिर कहीं पर भी तैरने जाना हो, वो सब इनके बाएं हाथ का खेल हो गया. और अब अपनी ये हर ट्रिप एंजॉय कर सकते थे, जहाँ जाना चाहें जा सकते थे, बिना किसी फोबिया के, बिना किसी डर के. राइट स्टूडेंट्स, तो हमें यही सीखना है कि हमें हमारे डर पर काबू पाना है. हम किसी से डरते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है. डरना, हंसना, रोना, ये सारे बहुत नर्वस हो जाना, ये बहुत ही नेचुरल फिनोमेना होता है किसी भी व्यक्ति का. मतलब बहुत नेचुरली इमोशंस आते हैं, है ना. कई लोग बहुत जल्दी से, आसानी से रो देते हैं, कई लोग बहुत आसानी से खुश हो जाते हैं, आसानी से दुखी हो जाते हैं, आसानी से नाराज़ हो जाते हैं, आसानी से गुस्सा हो जाते हैं. ये हर इंसान का अपना अपना व्यक्तित्व होता है, उसे जज नहीं किया जा सकता, लेकिन उस पर काबू पाना सीखिए. डर भी इसी चीज़ का एक हिस्सा है. कई लोग बहुत आसानी से डर भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा डरपोक भी होते हैं, लेकिन फिर उस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है. जिस मौके पर हमारे जगलस ने, विलियम ओ जगलस, जब इन्होंने अपने ये निश्चय कर लिया था, निर्णय ले लिया था कि मुझे अपने डर पे काबू पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो भले ही उनको लगभग आधे साल से भी ज़्यादा का समय लगा, लेकिन उन्होंने अपने इस डर पे काबू पा ही लिया. राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट. एंड स्टूडेंट्स,
इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर बताइएगा मुझे। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, शेयर तो डेफिनेटली करना ही करना है। अगर इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन में कहीं कोई डाउट अगर रह गया है तो क्या वो डाउट पूछना आप भूलेंगे? बिल्कुल नहीं। डाउट लेकर आगे नहीं बढ़ना है, डाउट मुझसे ज़रूर से ज़रूर पूछिए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को दूर करूंगी। इसके साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का है, अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिल रहे हैं ये सभी के सभी टॉप कोर्सेज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास 6 से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सारे कोर्सेज फ्री हैं, यानी अवेलेबल तो हैं ही और वो भी फ्री में अवेलेबल हैं। तो और क्या चाहिए स्टूडेंट्स, इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी है, वेस्ट नहीं होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम पर भी सीबीएसई बोर्ड के केजी स्टैंडर्ड से लेकर क्लास 12 तक के सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स। तो मेक श्योर उसका फ़ायदा भी ज़रूर से ज़रूर उठाना है और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अब आते हैं हमारे ई बुक्स और ई नोट्स पे, जिनके लिंक्स कहाँ दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये ई नोट्स जो हैं प्रैक्टिस सेट्स के साथ अवेलेबल हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। तो यानी इनकी और जानकारी अगर जाननी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक्स पर क्लिक करना है, आपको इनसे रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो हमें फॉलो करना है, कहाँ पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे, राइट स्टूडेंट्स। क्लियर है अच्छे से। अब आखिर में फिर से याद दिला दूं कि वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, शेयर करना नहीं भूलना है, कमेंट करना नहीं भूलना है, डाउट पूछना नहीं भूलना है और सबसे ज़रूरी बात, अपना ध्यान रखना नहीं भूलना है स्टूडेंट्स। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।